नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 12, अर्थ, मून एंड द सन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही नन्ही सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वन मॉर्निंग इन कन्याकुमारी, तमिलनाडु, 12-year-old रश्मिका वॉज ईगरली साइकिलिंग टू स्कूल। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की एक सवेरे की बात है। 12 वर्षीय रश्मिका जो है वो बड़ी ही बेसब्री से स्कूल साइकिल चला के जा रही थी। शी वॉज एक्साइटेड, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। दैट वॉज द डे हर साइंस टीचर had dedicated a class for students to share and try to explain interesting observations। ये बच्ची इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि यही वो दिन है जिसको कि टीचर ने सेट करा था कि इस दिन पर सभी बच्चों को जो दिलचस्प चीज़ें लगती हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं, वो आकर क्लास में उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। Rashmika had been noticing that the coconut tree shadow were long in the morning but shorter in the afternoon on her way back। जब वो वापस जा रही थी तो रश्मिका ने ये चीज़ नोटिस करी कि जो कोकोनट ट्री की जो शैडो है वो सवेरे के दौरान लंबी है और दोपहर में छोटी हो जाती है। शी थॉट अबाउट इट, इसने इसके बारे में सोचा। एंड डिसाइडेड दैट द साइज ऑफ द शैडो चेंज बिकॉज द सन मूव अक्रॉस द स्काई ड्यूरिंग द डे। इसने इसके बारे में सोचा और फैसला करा कि भाई जो शैडो है यानी कि जो परछाई है उसके साइज में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? आसमान में जो सूरज की मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से शैडो की साइज में क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है। बट शी ऑल्सो रिमेंबर लर्निंग दैट द अर्थ मूव अराउंड द सन। लेकिन उसको ये भी तभी याद आया कि उसने पढ़ा है कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो सूरज के चक्कर लगाती है। और ये उसने कहाँ पढ़ा था? बियॉन्ड अर्थ क्लास 6 की आपकी जो साइंस बुक है ना, उसमें बियॉन्ड अर्थ जो चैप्टर उसमें उसने पढ़ा था। सो शी वॉज पजल। तो अब ना ये बड़ी कंफ्यूज हो गई है, इसके मन में सवाल उठ रहा है। अब वो सोच रही है, डज द सन मूव्स इन द स्काई और डज द अर्थ मूव। अब वो यही सोच रही है कि आसमान में सूरज मूव करता है या फिर पृथ्वी मूव कर रही है। आखिर मूव कर रहा है तो कौन कर रहा है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों, अब हम लोग अर्थ यानी पृथ्वी के रोटेशन को सीखेंगे, रोटेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलो। यू माइट have also noticed that sun rises in the east and set in the west। हो सकता है आपने ये नोटिस करा हो कि जो सूर्य उदय है यानी कि जो सूरज है वो हमारी ईस्ट दिशा यानी कि पूर्व में उगता है और वेस्ट यानी पश्चिम में ढलता है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई? कभी सोचा है ऐसा क्यों? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। Have you ever enjoyed riding a merry-go-round at a park or at your school? क्या आपने अपने स्कूल में या फिर पार्क में मैरी गो राउंड होता नहीं झूला जिसमें हम लोग बैठते हैं, वो गोल गोल घुमाता है, क्या आपने उस पर कभी सवारी करी है? लेट अस गो बैक टू राइडिंग अ मैरी गो राउंड। चलो मैरी गो राउंड की सवारी पर ही वापस चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जो अर्थ की रोटेशन है ना उसको मैरी गो राउंड की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। तो इसमें है हमारी एक्टिविटी 12.1 जिसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है? सिट ऑन ए मैरी गो राउंड फेसिंग टूवर्ड द आउटर साइड एज शोन इन फिगर 12.1। आपको मैरी गो राउंड में बैठना है और ऐसे बैठना है कि आप ना बाहर की तरफ मुंह किए हो, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे आप बाहर की तरफ मुंह किए हो। आस्क समवन टू टर्न द मैरी गो राउंड स्लोली इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन as shown in figure 12.1।
जैसा कि फिगर 12.1 में दिया हुआ है वैसे ही आपको किसी से बोलना है कि वो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इस दिशा में घुमाए धीरे धीरे करके। While you are sitting on the moving merry-go-round, look around you. जब आप मैरी गो राउंड पे बैठे हुए हो तो अपने आसपास देखो। Do the objects around you appear to be moving? आपके आसपास की जो चीजें हैं क्या वो मूव होती यानी कि घूमती नजर आ रही हैं? In which direction do they appear to be moving? कौन सी दिशा में आपको ये घूमती नजर आ रही हैं? While you turn in the anti-clock direction, the objects appear to turn around you in the opposite direction, that is in the clockwise direction. क्या कह रहे हैं कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो तो आपके आसपास की जो चीजें हैं वो आपको आपके विपरीत दिशा में जाती हुई नजर आएंगी, जो कि है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कि इधर क्योंकि घूम रहे हैं तो आपको इस तरफ जो चीजें हैं ना वो जाते हुए नजर आएंगी। Now fix your gaze at a particular tree or a building ahead of you while sitting on the merry-go-round turning around in anti-clock direction. क्या कह रहे कि अब आपको क्या करना है, किसी एक खास पेड़ पर या बिल्डिंग पर अपनी नज़र को गड़ा लो। ठीक है, जब आप मैरी गो राउंड में बैठे हो और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो आपको क्या करना है, किसी एक पेड़ पर या बिल्डिंग पर अपनी नज़र को गड़ा देना है। In which direction do you find the tree turning around you? आपको जो पेड़ है वो कौन सी दिशा में मुड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, Is it in your view all the time? क्या ये पेड़ आपको हर समय दिखाई देगा। The tree appear to turn around you in the opposite direction. जो पेड़ है वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ता हुआ नजर आएगा। That is the clockwise direction, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। The tree appears in your view from your left hand side and then moves out of your view on the right hand side when you view it from a merry-go-round turning around in the anti-clock direction. क्या कह रहे हैं कि जब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मैरी गो राउंड आपका ये जो है जब ये घूमेगा तो आपको पेड़ जो है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से दिखना शुरू होगा। ठीक है ना, और जैसे जैसे मैरी गो राउंड घूमता जाएगा वैसे वैसे ये आपके राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता जाएगा और फिर आपको राइट हैंड साइड से दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, रुको ये फिगर पे समझाता हूँ ये चीज़। ठीक, तो देखो यहाँ पे कोई पेड़ लेते हैं, मान लो ये वाला पेड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब ये बच्ची बैठी है तो मैरी गो राउंड इधर को घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बच्ची इधर आएगी। ठीक है, इधर आएगी। अच्छा, अभी आप जहाँ पे भी बैठे हो, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सीधे की तरफ देखो और अपनी आंखों को, अपने सिर को मत हिलाना। ठीक है, अपने सिर को मत हिलाना और जितना हो सकता है उतना अपने साइड का देखने की कोशिश करो। ठीक है ना, तो आप देखोगे कि एकदम तो आप अपने पीछे का देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, एकदम आप अपने पीछे का देख नहीं पा रहे हो, आप ना तकरीबन अपने कंधे की थोड़ी आसपास की सीट तक की जो भी चीज़ है उसको देख पा रहे हो। ठीक है, तो जब आप मैरी गो राउंड पे बैठे हो, ये बच्ची जब मैरी गो राउंड पे बैठी है तो इसको भी सबसे पहले तिरछा तिरछा ये दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी नज़र के एकदम सीध में पेड़ होगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि इसके राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पेड़ पूरा ही गायब हो जाएगा, मतलब बच्ची की जो आँख है, जो सिर है, हो सकता है इस दिशा में आ जाए तब। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमको पृथ्वी से ना सूरज भी दिखता है। ठीक, सूरज भी हमको ऐसे ही दिखता है। ठीक, यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन मेड बाय अस वाइल राइडिंग अ मैरी गो राउंड लेट अस नाउ थिंक। क्या कह रहे कि भाई जो हमने ऑब्जर्वेशन करी है मैरी गो राउंड को राइड करते समय, चले इसी पर हम लोग सोचते हैं। When we view from the earth, जब हम पृथ्वी से देखते हैं, the sun appears in the east, तो हमको सूरज जो है वो पूर्व दिशा में नजर आता है। Move across the sky from the east to west and disappear in the west, और ये आसमान में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा तक आके जाता है और फिर पश्चिम दिशा में गायब हो जाता है। Does it indicate the sun is moving in the sky? क्या इसका मतलब ये है कि जो सन है वो आसमान में मूव कर रहा है? नहीं। और might it be the earth itself is turning around and the sun just appears to move? या इसका मतलब ये है कि जो पृथ्वी है ये घूम रही है और जब हम पृथ्वी से सूरज को देखते हैं तो हमें दिखने में लगता है कि सूरज घूम रहा है, असल में घूम पृथ्वी रही है। The fact is that the sun appears to be moving because we view it from the earth which is turning around itself.
हमारी बात यह है दोस्तों कि जो सन है, जो सूरज है, वो हमको मूव करता हुआ यानी कि एक दिशा से दूसरी दिशा तक जाता हुआ नजर आता है। जब हम उसको पृथ्वी से देखते हैं तब सूरज नहीं मूव कर रहा, मूव कौन कर रहा है? पृथ्वी मूव कर रही है। ठीक है दोस्तों, सूरज नहीं मूव करता है, पृथ्वी मूव करती है। लेकिन क्योंकि हम लोग पृथ्वी के अंदर हैं, तो जब हम लोग पृथ्वी से सूरज को देखते हैं तो हमको देखने में ऐसा लगता है कि मानो जो सूरज है ना वो मूव कर रहा हो। हालांकि वो नहीं मूव कर रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? पृथ्वी मूव कर रही है। ठीक है दोस्तों। इन विच वे इज द अर्थ टर्निंग अराउंड इटसेल्फ, पृथ्वी जो है वो किस तरीके से किस तरफ घूम रही है। टू विजुअलाइज दिस, इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए लेट अस रिकॉल सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच टर्न अराउंड देमसेल्फ। चलिए हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे चीजों को याद करते हैं जो कि घूमते हैं गोल गोल। हैव यू वॉच्ड आर टॉप स्पिनिंग अराउंड इट्स स्पिंडल, क्या आपने कभी नोक पर लट्टू को घूमते हुए देखा है? और स्पिनिंग फैन, घूमते हुए पंखे को देखा? और ट्राइड स्पिनिंग अ बॉल, या फिर आपने कभी बॉल को स्पिन कराने की कोशिश करी है? तो दोस्तों आपने इन सभी चीज़ों को देखा होगा तो आपको पता होगा कि सारी चीज़ें जो हैं एक फिक्स पॉइंट पर गोल गोल घूमती हैं। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट पर क्या करती हैं? ये गोल गोल घूमती रहती हैं। इन अ सिमिलर मैनर, इसी तरीके से द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स और रोटेट्स, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, ये भी स्पिन करती है, रोटेट करती है ऑन इट्स ओन एक्सिस इन स्पेस एज शोन फिगर 12.3। अपने एक्सिस पर पृथ्वी जो है वो गोल 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 घूमती रहती है। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन passes थ्रू इट्स जोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो अर्थ का एक्सिस है ये आपका नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जाता है। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे तक लग जाता है। ठीक है, तो चलो इस फिगर की सहायता से अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये जो तस्वीर है हमारी, इसमें आप देख सकते हो पृथ्वी बनी हुई है। ठीक है, और ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये इसका एक्सिस है। ये क्या है? ये है इसका एक्सिस। ठीक है, वैसे ये जो है ना ये थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए था, बट ये तिरछा है नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए था, लेकिन इस इमेज में तिरछा है नहीं। असलियत में ये जो एक्सिस है ये हमारा एकदम ऐसा सीधा नहीं होता है, ये ना थोड़ा सा तिरछा होता है। ठीक है, और जो पृथ्वी होती है वो इसी के चारों तरफ, इसी पॉइंट के चारों तरफ घुमा करती है। ठीक है ना, इसी के चारों तरफ घुमा करती है। ठीक, और इस पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने पे 24 घंटा लगता है। कितना लगता है? 24 घंटा लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी यहाँ से जब चक्कर लगा के पूरा घूम के जब ये पॉइंट दोबारा यहाँ पे आएगा ना, तब तक 24 घंटा यानी कि एक दिन तक हो चुका होगा। वैसे एक दिन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट 24 घंटा एक दिन लेते हैं इसमें। ठीक है, चलो अच्छा, इसकी जो मूवमेंट होती है वो देख लो। जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इस तरीके से मूवमेंट होती है इसकी। ठीक है ना, मूवमेंट कैसी होती है? इस तरीके से, लेफ्ट से राइट की तरफ, ऐसे इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, ये जो रोटेशन है ये हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि दिन रात इसी की वजह से ही होता है। अगर ये रोटेशन नहीं होगी ना तो दिन रात नहीं होने वाला। फिर चलो, when viewed from the top of the North Pole, figure 12.3, the Earth is rotating in anti-clockwise direction, that is from west to east। क्या कह रहा है कि जब हम लोग नॉर्थ पोल से इनकी ऊपर की तरफ से देखते हैं तो हमको अर्थ कैसे दिखाई दे रही है कि जो अर्थ है हमारी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि इस दिशा में घूम रही है, मतलब ऐसे ईस्ट में घूम रही है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। चलो ग्लोब की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। You have used a globe in grade 6 to represent the earth and identify north, south poles and equator on it। क्या कह रहा है कि आप लोगों ने कक्षा 6 में ग्लोब का इस्तेमाल करा था नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, इन सबको पहचानने में।
यू ऑल्सो लर्न दैट इट्स एक्सिस पासेस थ्रू इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। आपने ये भी सीखा था कि जो एक्सिस होता है पृथ्वी का, वो नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में क्या होता है, निकलता है। ठीक है, ये आपने जो चैप्टर है सोशल साइंस का उसमें देखा होगा। ठीक है, चलो क्लास 6 के उसमें सोशल साइंस के चैप्टर, उसमें ये चीज़। चलिए एक्टिविटी 12.2, तो दोस्तों अब है इसमें आगे हमारी एक एक्टिविटी ग्लोब से ही जुड़ी हुई। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यूज अ ग्लोब टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड प्लेस अ स्मॉल स्टिकर टू मार्क योर लोकेशन ऑन इट। क्या कह रहा है कि ग्लोब को आप अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लोब का यूज करो। ठीक है, और एक नन्हा सा स्टिकर आप अपनी लोकेशन पे लगा दो, जैसा फिगर में है कि बच्चों ने इंडिया में यहां पे क्या लगा दिया, स्टिकर लगा दिया। ठीक है, चलो While viewing from above, North Pole slowly rotate the globe on its axis in anti-clockwise direction। क्या कह रहा है कि भाई आप नॉर्थ पोल यानी कि ऊपर की तरफ से देखते हुए, यहाँ ऊपर की तरफ से देखते हुए क्या करो, इसको आहिस्ता सा ऐसे घुमाओ। ठीक है, जो ग्लोब है ना, इसको ऐसे करते हुए आहिस्ता आहिस्ता एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ। Observe how your location turned around and finally came back to its original position, completing one rotation। ये ऑब्जर्व करोगे आप कि कैसे आपकी जो लोकेशन है वो पूरी घूम रही है और एक पूरा चक्कर लगा के घूम के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जा रही है। डाइव डीपर, रोटेशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑल इट्स पार्ट मूव इन सर्कल अराउंड अ इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू इट। क्या कह रहे हैं कि भाई रोटेशन जो है ये हमारा एक ऐसा मोशन होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है उसके सारे पार्ट सर्कल में यानी कि गोले में घूमते हैं एक एक्सिस पर। ठीक है, एक इमेजिनरी एक्सिस पर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन क्या होता है दोस्तों, रोटेशन हमारा एक ऐसा मोशन होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट्स क्या करते हैं, ऐसे गोल 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 घूमते हैं एक एक्सिस पर। ठीक है, आप लोगों ने अगर चक्री नचाई होगी तो उसमें देखा होगा कि चक्री का नीचे वाला जो बिंदु होता है ना, मतलब जो भी कील या फिर जो भी लगी होती है उसके चारों तरफ वो चक्री घूमती है। ठीक है, तो चक्री का वो जो बीच वाली हो गई है, बीच वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या हो गया, वो हो गया एक्सिस। ठीक है, और उसके एक्सिस के चारों तरफ चक्री घूमती है। ठीक, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। मतलब यह है कि अगर मैं चक्री वाले एग्जाम्पल में ही देखूं तो जिस बीच वाली लकड़ी पर, जिस बीच वाली डंडी पर ये जो चक्री घूम रही है, ये इसकी क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब यहां पर ये बच्ची रुको रुको रुको, अभी एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है। यूज अ टॉर्च टू रिप्रेजेंट द सन, गो टू अ रिलेटिव डार्क रूम टू कैरी आउट द फर्दर स्टेप्स ऑफ द एक्टिविटी। क्या कह रहे हैं कि आपको पहली चीज तो टॉर्च का यूज करना है और आप सन के लिए उसका यूज करोगे। इसके अलावा आप किसी अंधेरे कमरे में जाओ। ठीक है, नाउ शाइन लाइट फ्रॉम द टॉर्च प्लेस्ड ऑन सम डिस्टेंस। अब आपको टॉर्च से ग्लोब पर लाइट मारनी है। से 1.5 मीटर्स ऑन द ग्लोब एज शोन इन फिगर 12.4b। आपको क्या करना है, थोड़ी दूरी से ग्लोब पर इस तरीके से लाइट मारनी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जब आप लाइट मारोगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो इतना हिस्सा है वो वहां पे क्या है, उजेला उजेला है। ठीक है, वो जला जला है। जो इतना हिस्सा है यहाँ पे क्या है, अंधेरा अंधेरा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहां क्या होता है दोस्तों, वहां होता है डे। ठीक है, और जो हिस्सा सूरज से दूर होता है वहां होती है नाइट यानी कि रात। ठीक है, और ऐसे ही हमारा डे और नाइट होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी डे और नाइट होती है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए, डू यू नोटिस हाउ हाफ ऑफ द ग्लोब रिसीव्स द लाइट फ्रॉम द टॉर्च व्हाइल द अदर हाफ स्टेज डार्क। क्या कह रहे कि आपने नोटिस करा कि भाई कैसे ग्लोब के आधे हिस्से में लाइट पड़ रही है टॉर्च से, जबकि आधे हिस्से में क्या है, अंधेरा है। इट इज डे टाइम इन दैट हाफ ऑफ द ग्लोब विच रिसीव्स लाइट एंड नाइट टाइम इन द अदर हाफ। क्या कह रहे हैं कि भाई जिस आधे हिस्से में आपका उजेला है, लाइट है, वहां पर दिन है, जबकि दूसरी तरफ जहां लाइट नहीं जा रही वहां पे रात है। इन इंडिया सनराइज का फर्स्ट अकर इन द ईस्टर्न पार्ट एंड देन इन अदर पार्ट्स। भारत के अंदर जो सनराइज है यानी कि जो सूर्योदय है वो सबसे पहले ईस्टर्न पार्ट यानी पूर्वी हिस्सों में होता है और फिर बाकी हिस्सों में आता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई हमको पता है कि जो हमारी पृथ्वी की रोटेशन है वो कैसे हो रही है,
वो हो रही है वेस्ट से ईस्ट की। हमको फिगर में ये चीज पता है, रोटेशन कैसे हो रही है भाई, वेस्ट से ईस्ट की। ऐसे हो रही कि नहीं हो रही है, हो रही है ना। तो अब मान लो सन मेरा यहां पर है, पृथ्वी यहां पर, सॉरी इंडिया यहां पर है। अब इंडिया का जो ये वाला हिस्सा होगा, इसी में तो पहले सन की लाइट पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, और ये होती ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसीलिए जो ईस्टर्न हिस्सा होता है भारत का, यहां पर पहले हमारी क्या आती है, सनलाइट आती है। सनराइज सबसे पहले ईस्टर्न एरिया में होता है और फिर बाकी हिस्सों में होता है, ठीक है। चलो तो कहां पर थे, यहां पर थे। वाइल लुकिंग एट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया ऑन द ग्लोब, रोटेट द ग्लोब इन वन डायरेक्शन एंड देन इन द अपोजिट डायरेक्शन, विच इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई जब आप ईस्टर्न पार्ट देख रहे हो, इंडिया का ईस्टर्न पार्ट ग्लोब के ऊपर देख रहे हो, तब आपको क्या करना है, ग्लोब को एक डायरेक्शन में घुमाना है और फिर अपोजिट यानी उल्टी डायरेक्शन में घुमाना है। एक डायरेक्शन में घुमाओ, फिर उसके अपोजिट यानी उल्टी डायरेक्शन में घुमाओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ईस्टर्न पार्ट, आपको बताना है जब ईस्टर्न पार्ट पर पहले लाइट पड़ रही है तो बताइए डायरेक्शन क्या है रोटेशन की। तो आंसर आएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्लोब को घुमाते हो तब लाइट जो है वो ईस्टर्न पार्ट पर पहले पड़ती है, ठीक है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट पर पहले पड़ती है, ठीक है। चलो, द लाइट फॉल्स ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया व्हेन द ग्लोब रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ साउथ एक्सिस ऑफ द ग्लोब। अच्छा, इस डायरेक्शन की बात कर रहे थे। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई ईस्टर्न पार्ट पर लाइट तब पड़ती है, जब इंडिया के ईस्टर्न पार्ट पर लाइट तब पड़ती है जब हम ग्लोब को वेस्ट टू ईस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाइल रोटेटिंग द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑब्जर्व योर लोकेशन ऑन द अर्थ। क्या कह रहे हैं कि जब आप वेस्ट से ईस्ट की ओर ग्लोब को घुमा रहे हो तो आपकी अर्थ पे जो लोकेशन है उसको ऑब्जर्व करो। डज इट गो थ्रू अ साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। क्या जो आपकी लोकेशन है वो डे और नाइट के साइकिल से गुजरती है? वैसे होती होगी। आपको पता है दोस्तों, कई ऐसी भी जगहें हैं जहां पर बहुत लंबी लंबे दिन, बहुत लंबी लंबी रातें होती है, कई कई महीनों की दिन और रात होती है, ठीक है ना, कई कई महीनों के दिन और रात होते हैं, ऐसे भी पृथ्वी पर जगहें हैं। चलिए, नाउ व्हाइल रोटेटिंग द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू, अच्छा ये तो हो चुका है। Sunrise occurs as your location move into a light and sunset occurs as it move into darkness। क्या कह रहे हैं, सनराइज तब होता है यानी सूर्योदय तब होता है जब आपकी जो लोकेशन है वो लाइट में यानी कि रोशनी में आती है, और सनसेट यानी सूर्यास्त तब होता है जब आपकी जो लोकेशन है वो अंधेरे में जाती है। The Earth rotation from west to east causes the day night cycle। जो पृथ्वी की रोटेशन है हमारी वेस्ट से ईस्ट दिशा की ओर, इसी की वजह से डे नाइट साइकिल यानी दिन रात का चक्र चलता है। As shown in figure 12.5, the side facing the sun experience daytime while the other side is dark and experience night। क्या कह रहे हैं, जैसा कि आप फिगर 12.5 में देख पा रहे हो, सूरज की तरफ का जो हिस्सा होता है वहां पे क्या होता है दोस्तों, सनराइज, मतलब यहाँ पे डे होगा, यहाँ पे डे होगा, ठीक है, और जो सूरज की दूसरी तरफ का हिस्सा है यहाँ पे क्या है, नाइट है, यहाँ पे नाइट है यानी कि अंधेरा है, ठीक है, यहाँ डे यहाँ नाइट, जहाँ लाइट पड़ रही है वहां पे डे और जहां पे लाइट नहीं पड़ रही है वहां पे नाइट, ठीक है। चलो, नाउ इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर ऑन दी अर्थ। क्या कह रहे हैं, आप कल्पना करो कि आप इक्वेटर पर खड़े हो, पृथ्वी के इक्वेटर पर खड़े हो, एंड वॉचिंग द स्काई ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ अर्थ व्हाइल इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और आप क्या कर रहे हो, स्काई को आप देख रहे हो, ठीक है, आसमान को देख रहे हो। जब पृथ्वी पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करी ना, तब आप आसमान को देख रहे हो। अच्छा, इससे पहले इक्वेटर क्या होता है पता है, बताइए इक्वेटर क्या होता है पता है आप लोग को? तो इस फिगर में आपको यहाँ पे एक डॉटेड इमेजिनरी लाइन दिख रही होगी, ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, इसको हम लोगों ने खींचा है, ठीक, ताकि हम पृथ्वी को अच्छे समझ सकें। तो ये जो लाइन देख रहे हो दोस्तों, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। चलो दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, क्या था इसमें, मैं फिर से पढ़ लेते हैं। नाउ इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर। कल्पना कर लो कि आप इक्वेटर पर खड़े हो, ऑन द अर्थ एंड वॉचिंग द स्काई ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ द अर्थ व्हाइल इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जब वो पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तब आप क्या कर रहे हो, स्काई को देख रहे हो।
व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? विल योर ऑब्जर्वेशन बी सेम एज दैट ऑफ द गर्ल इन शोन इन फिगर 12.6, क्या आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो फिगर 12.6 में दिखाई गई लड़की के ऑब्जर्वेशन की तरह ही सेम होगी? तो दोस्तों ये है फिगर 12.6, ठीक है। चलो तो इसको समझ लेते हैं बढ़िया से। तो सबसे पहले यहाँ पे लड़की खड़ी हुई है, कहाँ पे? इस जगह पे खड़ी हुई है। क्या कह रही है? आई एम फेसिंग नॉर्थ एंड माई बैक इज टू दी साउथ, मैं नॉर्थ की तरफ मैंने मुंह किया हुआ है, ठीक है, ये नॉर्थ है और मेरी जो पीठ है वो किधर है? साउथ डायरेक्शन में है। दी मॉर्निंग सन अपीयर्स इन माई व्यू टू माई राइट इन द ईस्ट, जो मॉर्निंग सन है वो मुझे राइट पे दिख रहा है, ये इसकी लेफ्ट साइड हो गई, ये इसकी राइट साइड हो गई। लड़की क्या कह रही है कि मुझको जो मॉर्निंग सन है वो राइट डायरेक्शन में दिख रहा है, ईस्ट से आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ईस्ट से आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब अर्थ की फिर से ऐसे रोटेशन हुई, अभी जो लड़की है ये यहां से कहां पहुंच गई है? यहां पर पहुंच गई है, ठीक है ना। तो अब बच्ची क्या कह रही है? अराउंड नून यानी दोपहर के आसपास, आई हैव रोटेटेड टू अ न्यू पोजिशन वेयर द सन इज नाउ ओवर माई हेड, दोपहर के आसपास अब मैं एक ऐसी जगह पर रोटेट होके घूम के पहुंच चुकी हूं जहां पे ये जो सन है ये मेरे सिर के ऊपर है एकदम, ये कहाँ है? मेरे सिर के ऊपर है, ठीक है। बाय इवनिंग, शाम तक, आई हैव रोटेटेड फर्दर, शाम तक अब मैं और ज़्यादा रोटेट कर रही हूँ, मतलब और ज़्यादा इधर मुड़ के आ गई हूँ। द सन हैज स्टार्टेड टू डिसअपियर फ्रॉम माई व्यू टू द लेफ्ट फ्रॉम दी वेस्ट, अब जो सन है वो मेरे व्यू से जाने लग गया है, वो मेरे व्यू से जाने लग गया है मेरे लेफ्ट साइड में, वेस्ट की तरफ। द स्टार्स विल नाउ बिकम विजिबल इन द नाइट स्काई, अब नाइट स्काई में जो तारे हैं वो विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है इस बच्ची का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और अगर आप कभी खड़े होकर सेम ऐसा ऑब्जर्वेशन करते हो ना तो आप भी सेम यही चीज ऑब्जर्व करोगे, ठीक है दोस्तों। चलो, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से, उसके घूमने की वजह से दिखने में ऐसा लगता है कि मानो जो सन है, जो सूरज है वो ईस्ट यानी पूर्व दिशा से क्या हो रहा है? उसका उदय हो रहा है। मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट एंड सेट इन वेस्टवर्ड डायरेक्शन, और वो आसमान में ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन तक जाता है और फिर वेस्ट डायरेक्शन में ढल जाता है। देन द नाइट बिगन एंड द स्टार्स बिकेम विजिबल इन द स्काई, और फिर रात होती है, रात शुरू होती है और तारे आसमान में दिखाई देते हैं, ठीक है। फन फैक्ट, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है फन फैक्ट। क्या है इसमें? In an earlier chapter, Measurement of Time and Motion, you learned how the scientist Galileo discovered an important property of a pendulum, and in the 17th century, another scientist, Huygens, used that property to make pendulum clock that measures time. क्या कह रहे हैं कि इससे पहले के शुरुआती चैप्टर्स मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन में आप लोगों ने सीखा था कि कैसे एक वैज्ञानिक जो कि गैलीलियो थे, उन्होंने पेंडुलम की जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हैं उनको 17th सेंचुरी में उनकी खोज करी थी। एक और वैज्ञानिक जिनका नाम ह्यूजिन है, उन्होंने उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए पेंडुलम क्लॉक को बनाया था जो कि समय को नापती थी। इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के मध्य में, अनदर साइंटिस्ट, एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है लियोन फोकल्ट, यूज्ड अ लॉन्ग पेंडुलम टू गिव द फर्स्ट सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द अर्थ रोटेशन। क्या कह रहे हैं कि एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है लियोन फोकल्ट, उन्होंने एक लंबे से पेंडुलम का यूज करते हुए, एक लंबे से घंटे का यूज करते हुए अर्थ की जो रोटेशन है उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। द पेंडुलम known as Foucault pendulum in his honor consists of long string with a heavy bob suspended from a high ceiling. क्या कह रहे हैं कि ये जो पेंडुलम है इसका नाम फॉकल्ट पेंडुलम इनके सम्मान में रखा गया। इसमें एक हैवी बॉब, बॉब पता है किसको बोलते हैं? जो वजन लटका होता है ना सबसे नीचे, उसको बॉब बोलते हैं। तो हैवी बॉब था और एक लंबी सी स्ट्रिंग जो है सीलिंग से ऐसे लगी हुई थी। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक बॉब लटका हुआ है और इससे ये गई, ये बॉब ही है ना, हाँ ये बॉब है, बॉब लटका हुआ है और इससे ये एक लंबा सा तार टाइप का लगा हुआ है, तार जंजीर टाइप की लगी हुई है, ठीक है। चलो
A Foucault pendulum with a length of 22 meters has been hung from the skylight in the Constitution Hall of New Parliament Building in New Delhi, India. क्या कह रहे हैं कि जो ये Foucault पेंडुलम है, ये 22 मीटर लंबा Foucault पेंडुलम जो है, ये जो नई संसद बनी है नई दिल्ली में, उसमें ये लटकाया गया है. ठीक है. इट सिंबलाइज द इंटीग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया विद द वास्टनेस ऑफ कॉस्मोस. ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है कि जो भारत की एकता है ब्रह्मांड के साथ, उसको ये सिंबलाइज करता है. ठीक है दोस्तों, चलो तो अब यहाँ पे ना ये बच्चा कुछ पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है बच्चा? सिंस द अर्थ इज रोटेटिंग शुडंट द स्टार्स आल्सो अपीयर टू मूव इन द स्काई लाइक द सन. बच्चा ये कह रहा है क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही, पृथ्वी घूम रही है, तो जो तारे हैं हमारे आसमान में, जो तारे हैं वो भी तो हमें सन की तरीके, सूरज की तरीके से मूव करते हुए नजर आने चाहिए. Yes, indeed. Let us look at the star in the night sky to see the effect of earth rotation. क्या कह रहे हैं? हाँ वाकई में. चलिए अब हम नाइट स्काई यानी कि रात के जो आसमान है उसमें देखते हैं अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है तारों पर, इसको देखने के लिए. ठीक है, तो इसके लिए भी है एक एक्टिविटी 12.3. इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ऑन एन अर्ली इवनिंग बिटवीन मार्च एंड मे आइडेंटिफाई द बिग डिपर सप्तर्षि. क्या कह रहे हैं दोस्तों कि आपको मार्च और मई में शाम की तरफ जाओ और जो बिग डिपर जिसको कि सप्तऋषि कहते हैं उस तारे को पहचानो. एंड द पोल स्टार, ध्रुव तारा, इसके अलावा जो ध्रुव तारा है पोल स्टार उसको पहचानो. इफ विजिबल एज यू डिड इन चैप्टर बियॉन्ड अर्थ इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी. क्या करेंगे? अगर विजिबल हो तो उसको आप पहले तो पहचानो. ठीक है, अच्छा यही सेम चीज ना हम लोगों ने क्लास 6 की जो साइंस की बुक है हमारी क्यूरियोसिटी वाली, उसमें एक चैप्टर है बियॉन्ड अर्थ, उसमें भी करा हुआ है. ठीक, नोट डाउन योर लोकेशन, अपनी लोकेशन को लिखो. एंड डेट ऑफ योर नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन, और जिस दिन पर आप ये आसमान का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसकी डेट लिख लो. द एक्टिविटी मस्ट बी कैरिड आउट ऑन दी सेम नाइट. जो एक्टिविटी है ये आपको सेम नाइट में ही करनी है. ड्रॉ द ओरिएंटेशन ऑफ द बिग डिपर इन द स्काई विद रिस्पेक्ट टू द पोल स्टार. पोल स्टार के हिसाब से, मतलब आपको पोल स्टार लेते हुए जो बिग डिपर की ओरिएंटेशन है, मतलब जो बिग डिपर चेंज हो रहा है रात भर में, उसको आपको ड्रॉ करना होगा. ठीक है, और आ फिक्स्ड ट्री बिल्डिंग ऑन द ग्राउंड इन डायरेक्शन टुवर्ड द बिग डिपर इफ यू कैन नॉट सी पोल स्टार. अगर पोल स्टार नहीं दिख रहा है तो आप किसी पेड़ या बिल्डिंग, जमीन पे कोई भी पेड़ या बिल्डिंग ले लो, उसके हिसाब से बिग डिपर की जो भी मतलब जहाँ पे भी जिस जगह पे ना उसको ड्रॉ कर सकते हो. मार्क द टाइम ऑफ योर ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विद योर स्केच एज शोन इन फिगर 12.7. अपने ऑब्जर्वेशन को टाइम के साथ में लिखो. इसके अलावा जो स्केच दे रखा हुआ ना, ऐसे ऐसे करके आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बनानी होगी. ठीक है, आफ्टर 2 hours ऑब्जर्व द बिग डिपर अगेन. 2 घंटे बाद बिग डिपर को फिर से देखो. हैज इट मूव्स अगेन, क्या वो फिर से मूव किया हुआ है. ड्रॉ इट्स ओरिएंटेशन एंड नोट डाउन द टाइम. उसकी डिजाइन को उस जगह पर आपको फिर से क्या करना होगा, बनाना होगा और टाइम को लिखना होगा. ठीक है, देखो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो ना कि सबसे पहले 7 PM पर जब देखा तो बिग डिपर इधर था. ठीक है, 9 पर देखा तो बिग डिपर आगे आ गया. फिर 11 PM पर आके देखा तो बिग डिपर और आगे आ गया. 1 AM पे आके देखा बिग डिपर और आगे आ गया. 3 AM पे देख रहे तो बिग डिपर और आगे आ गया. और फिर जब हम 5 AM पर देख रहे हैं तो बिग डिपर हमारा और भी ज़्यादा आगे आ गया. मतलब शुरू हुआ था नॉर्थ ईस्ट से और आपको सवेरे होते होते ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दिखेगा. ठीक है, रिपीट द अबव स्टेप आफ्टर 2 hours. 2 घंटे बाद में ऊपर के जो स्टेप्स उनको रिपीट करो. डू यू ऑब्जर्व दैट द बिग डिपर अपीयर्स टू मूव अराउंड द पोल स्टार. क्या देखने से आपको ये लग रहा है कि जो बिग डिपर है वो पोल स्टार के हमारे चारों तरफ घूम रहा है. नोटिस जस्ट द मूवमेंट इवन इफ यू कैन नॉट सी द पोल स्टार. मूवमेंट को ही नोटिस करो अगर आप पोल स्टार नहीं देख पा रहे तब भी. द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट वेरी क्लोज टू द पोल स्टार इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो पृथ्वी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जो पृथ्वी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पोल स्टार है ना उसके बहुत ज़्यादा करीब है. देयरफॉर द पोल स्टार अपीयर्स नियरली स्टेशनरी इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ. यही कारण है कि जो पोल स्टार है जिसको हम लोग ध्रुव तारा भी बोलते हैं हिंदी में, ये पृथ्वी से देखने पर स्टेशनरी यानी रुका हुआ नजर आता है.
ठीक है ना। पृथ्वी से देखने पर जो पोल स्टार है ये हमको रुका हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि भाई जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है पृथ्वी का वो पोल स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा करीब है। ऑल द स्टार्स अपीयर टू मूव अराउंड इट, सारे जो तारे हैं इसके चारों तरफ आपको मूव करते हुए नजर आएंगे, जस्ट लाइक सन की तरीके से। द मून ऑल्सो अपीयर्स टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन एंड सेट इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सूरज की तरीके से जो चांद है वो भी हमको ईस्ट से निकलता हुआ और वेस्ट में ढलता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो पृथ्वी की रोटेशन है वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट रहती है। ठीक है, चलो फैसिनेटिंग फैक्ट्स। तो अब कुछ फैक्ट्स हमारे दिए हुए यहाँ पर क्या है। एस्ट्रोफोटोग्राफर्स टेक अ लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ्स कीपिंग द कैमरा शटर ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो एस्ट्रोफोटोग्राफर्स होते हैं वो बहुत ही कह सकते हो बड़ी बड़ी फोटोज लेते हैं, ठीक है, लंबे समय तक अपने कैमरे के शटर को ऑन छोड़ देते हैं। इन सच अ फोटोग्राफ द अपैरेंट मोशन ऑफ द स्टार्स इज रिकॉर्डेड एज आर्क ऑफ सर्कल नोन एज स्टार ट्रेल्स। क्या कह रहे हैं कि ऐसी फोटोग्राफ्स में जो तारों का मोशन है, जो तारों का मोशन है वो हमको ऐसे सर्कल में नजर आता है। जो आप देख रहे हो ना तस्वीर, ये तारों का ही मोशन है, ठीक है। और ये जो तारों का रास्ता देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग स्टार ट्रेल। क्या बोलते हैं? स्टार ट्रेल, ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एक और दिया हुआ है फैसिनेटिंग फैक्ट। क्या इसमें? एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर इंक्लूडिंग आर्यभट्ट had also noticed the daily apparent motion of the celestial objects such as sun, moon, planet and stars। क्या कह रहे हैं कि कई सारे प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स जिनमें कि आर्यभट्ट जी भी शामिल हैं, इन्होंने आसमान में ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स, इनकी जो मोशन है इसको इन्होंने बाकियों ने नोटिस करा। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर of ancient India who wrote an important treatise आर्यभट्टीय around the 5th century CE। क्या कह रहे हैं कि भाई आर्यभट्ट जो हैं ये एक बहुत ही मशहूर गणितज्ञ थे, ये एक बहुत ही मशहूर गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर थे प्राचीन भारत के, और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख जिसका नाम है आर्यभट्टीय उसको 5th century CE के आसपास लिखा था। The apparent motion of the stars due to the rotation of the earth is explained in verse 9 गोलापाड़ा आर्यभट्टीय। जो तारों की जो मोशन, मतलब तारों की जो आपको गति आसमान में नजर आती है पृथ्वी के रोटेशन की वजह से, पृथ्वी के घूमने की वजह से, इसको इन्होंने आर्यभट्टीय के गोलापाड़ा के वर्स 9 में समझाया है, ठीक है, जो कि ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? जस्ट एज अ मैन इन अ बोट मूविंग फॉरवर्ड सी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स एज मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जो कि नाव पर बैठा हुआ है और उसको जो रुकी हुई चीजें हैं, जो नाव है जो कि आगे बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो रुकी हुई चीजें हैं वो उस आदमी को चलते हुए पीछे की ओर जाते हुए जैसे नजर आती हैं। सो ऑल्सो द स्टार्स आर स्टेशनरी आर सीन बाय द पीपल ऑफ लंका एज मूविंग टूवर्ड द वेस्ट। क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार से तारे जो कि स्टेशनरी हैं, यानी कि जो कि ठहरे हुए हैं, तारे जो कि रुके हुए हैं, लंका के लोगों द्वारा वेस्ट डायरेक्शन में आते हुए नजर आते हैं। आर्यभट्ट स्टेट्स वैल्यू फॉर द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इज अराउंड 23 hours 56 minutes 4.1 seconds। क्या कह रहे हैं कि भाई आर्यभट्ट जी ने इसके अलावा जो समय लगता है पृथ्वी को एक रोटेशन पूरा करने के लिए वो भी दिया था। कितना समय इन्होंने दिया था? 23 घंटा 56 मिनट 4.1 सेकेंड, ठीक है। दिस वैल्यू इज इंप्रेसिवली क्लोज टू दी करेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू। और ये जो वैल्यू उन्होंने दी थी ये बहुत ज्यादा, अभी जो हमारी एक्सेप्टेड वैल्यू है ना उसकी बहुत ज्यादा करीब थी, ठीक है। I have seen, अब ये बच्ची क्या कह रही है? I have seen that the stars and the constellation that appears in the east at sunset changes during different months। बच्ची क्या कह रही है कि मैंने देखा है जो तारे या जो तारा मंडल हमको सूर्य अस्त होने के समय ईस्ट दिशा में नजर आते हैं वो महीने, अलग अलग महीनों के दौरान बदलते रहते हैं। तो अब ये बच्चा क्या कह रहा है? यस, मे बी दैट इज वाई we were told to look for certain stars and constellation at certain time of the year in grade 6। बच्चा कह रहा है हाँ शायद यही कारण है कि कक्षा 6 के दौरान हमको अलग अलग तारा और तारा मंडल को
अलग साल के अलग अलग समय में देखने के लिए कहा गया था। बट वाई डू डिफरेंट स्टार्स अपीयर इन नाइट स्काई ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स? लेकिन ये जो अलग अलग तारे हैं ये साल भर के दौरान हमको आसमान में क्यों ऐसे नजर आते हैं? तो दोस्तों अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारा अगला टॉपिक आया है, जो कि है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। While rotating on its own axis, the earth also revolves around the sun, as we learn in grade 6। क्या कह रहा है कि भाई पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है, तब उसी समय जो ये पृथ्वी है ये सूरज के भी चक्कर लगाती है, जैसा कि हमने ग्रेड 6 यानी कक्षा 6 में पढ़ा है। दिस मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम रोटेशन। ये जो मूवमेंट है, ये जो हलचल है, ये रोटेशन से अलग होती है। रेवोल्यूशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। तो रेवोल्यूशन क्या होता है दोस्तों? रेवोल्यूशन का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज किसी दूसरे के चारों तरफ घूम रही है, उसी को बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, देखो पृथ्वी जिस टाइम पर रोटेट कर रही है, मतलब अपने एक्सिस पे घूम रही है, उसी टाइम पर वो सूरज के भी चक्कर लगा रही। क्या कर रही है? सूरज के भी चक्कर लगा रही है। और यही जो पृथ्वी का सूरज के चक्कर लगाना है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन अगर अपने एक्सिस पे घूमे तब, रेवोल्यूशन अगर वो सूरज के चक्कर लगा रही है तब। ठीक, चलो। द पाथ एन ऑब्जेक्ट टेक while revolving around another object is called its orbit। क्या कह रहे हैं कि भाई जो रास्ता कोई भी चीज लेती है दूसरे चीज के चक्कर लगाते समय, वो उसका ऑर्बिट कहलाता है। मतलब क्या है कि भाई पृथ्वी जो रास्ता ले रही है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, ये इसका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इसका ऑर्बिट। क्या कहलाएगा दोस्तों? ऑर्बिट। ठीक है, तो ये जो रास्ता है जिसपे पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। कोई भी चीज अगर किसी के चारों तरफ घूम रही है तो जिस रास्ते पे घूमती है उसको बोलते हैं उसका ऑर्बिट। ठीक, इफ व्यूड फ्रॉम टॉप, अगर हम इसको ऊपर से देखें, द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नियरली सर्कुलर। अगर हम ऊपर से देखें तो पृथ्वी का जो ऑर्बिट है सूरज के चारों तरफ, वो हमारा तकरीबन गोल सा है। इन द फिगर ऑफ सोलर सिस्टम गिवन इन चैप्टर बियॉन्ड अर्थ in the grade 6 science textbook Curiosity, the orbit appeared elongated because it was a side view of object। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि जो हमारे क्लास 6 की साइंस की बुक क्यूरियोसिटी में जो चैप्टर था बियॉन्ड अर्थ, ठीक है, उसमें सोलर सिस्टम की एक इमेज दे रखी हुई थी, जिसमें कि जो ऑर्बिट है वो दिखने में आपको थोड़ा लंबा लंबा सा लग रहा होगा। लंबा लंबा सा क्यों लग रहा था? क्योंकि वो जो इमेज है वो साइड की थी। ठीक है, इसलिए The Earth complete one revolution around the Sun in about 365 days and 6 hours। जो पृथ्वी है वो सूरज का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी जो है वो सूरज का, सन का पूरा एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, देखो लीप ईयर सुना आपने? लीप ईयर, लीप ईयर पता है कैसे होता है? लीप ईयर ऐसी एक साल में 6 घंटा, फिर 6, फिर 6, ऐसी करते करते 4 साल में कितने हो जाएंगे? 6, 6, 12, 6, 24 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। और 24 घंटा होता है मेरे एक दिन के बराबर। यही कारण है कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, जिसमें मेरे दिन जो होते हैं वो एक एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, मेरे जो दिन होते हैं ना वो एक एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक, तो लीप ईयर ऐसे होता है। चलो, चेंजिंग व्यू ऑफ द नाइट स्काई फ्रॉम द अर्थ। Every evening the sun set in the westward direction and the night sky become visible। क्या कह रहे हैं कि भाई हर शाम को जो सूर्य है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ढलता है, और रात जो है वो हमारी दिखाई देती है। We know that this occurs due to Earth's rotation। हमको पता है कि ये होता है पृथ्वी के रोटेशन की वजह से। As the Earth also revolves around the sun continuously, the stars seen in the sky after sunset gradually change over a year as we look in different directions as shown in figure 12.8। जैसे कि हमको पता है कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सूरज के चक्कर लगा रही है लगातार। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी रात में हमको जो तारे दिखते हैं वो भी साल भर में धीरे धीरे करके क्या है बदलते रहते हैं, उनकी जगह बदलती रहती हैं, नए नए तारे हमको दिखते जाते हैं और भी काफ़ी कुछ। ठीक है, ये जो हमारा 12.8 फिगर है, इसमें आप इस चीज़ को देख के और अच्छे समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो दोस्तों,
सबसे पहले मान लो आप ये वाले बच्चे हो, ठीक है, और महीना चल रहा है सितंबर का, तो आपको कौन सा ये पूरा आसमान दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है ना। अब आप कहाँ पे हो गए, यहाँ पर आ गए दिसंबर में, तो अब आपको ये वाला आसमान दिख रहा है पूरा ऐसे, ठीक है। अब आप कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, तो अब आपको कौन सा ये वाला आसमान दिख रहा है पूरा, ठीक है। ऐसे ही अब आप कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, तो अब आपको ये वाला आसमान दिख रहा है, ठीक है। तो क्लियरली दोस्तों हम इस फिगर की सहायता से देख पा रहे हैं कि हमको साल के अलग अलग समय पे क्या है, अलग अलग आसमान देखने को मिल रहा है, ठीक है। You can also notice this change by looking at the pattern of stars such as those that you learn about in grade 6 at a fixed time of the night, one day separated by a month. क्या कह रहे हैं दोस्तों, सॉरी, ऑन डे सेपरेटेड बाय अ मंथ, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई जो आसमान में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, इसको आप तारों के जो पैटर्न होते हैं ना, उनको देख के भी नोटिस कर सकते हो, ठीक है। आपको इसके लिए क्या करना है, कोई भी महीने का एक दिन ले लो, ठीक है, और उसी दिन पर मतलब अगले महीने के सेम दिन पर फिर आसमान को देखो, फिर उसके अगले महीने के सेम दिन पर फिर आसमान को देखो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने 15 तारीख चुन ली, ठीक है, तो अब आप हर महीने के जून के 15 को देखा आपने आसमान, फिर जुलाई के 15 को देखा आपने आसमान, ऐसे करते करते आप हर अलग अलग महीनों के 15 को जब आसमान में देखोगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आएगा, ठीक है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स, तो दोस्तों एक और हम लोग का फैक्ट दिया हुआ है, क्या है ये, द भील एंड पावरा आर इंडिजिनियस कम्युनिटीज फ्रॉम द तापी वैली इन द वेस्टर्न इंडिया। पश्चिम भारत के तापी घाटी में भील और पावरा नाम की जनजातियां रहती हैं, हु यूज द अपीयरेंस ऑफ सर्टेन पैटर्न्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई एज मार्कर फॉर द अराइवल ऑफ मॉनसून रेन, जो कि आसमान में मौजूद तारों के कुछ खास पैटर्न्स को मॉनसून रेन के आगमन के मार्कर के रूप में ये देखते हैं, ठीक है। मतलब उनको अगर आसमान में ये पैटर्न नजर आ जाता है तो फिर उनका ये होता है कि हाँ अब मॉनसून रेन होने वाली है, ऐसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सीजन्स ऑन अर्थ, तो दोस्तों अब भारत कह रहा हूँ, पृथ्वी पर जो हमारे मौसम होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बच्चा क्या कह रहा है, आई हैव नोटिस दैट वी गो थ्रू अ साइकिल ऑफ सीजन्स एवरी ईयर। बच्चा ये कह रहा है कि मैंने ये नोटिस करा है कि हर साल मौसमों का एक चक्र हमें देखने को मिलता है। इज इट रिलेटेड टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन सम वे, क्या ये किसी तरीके से पृथ्वी जो सूरज के चक्कर लगा रही है इससे जुड़ा है क्या। बच्ची भी बोल रही है, आई हैव ऑल्सो नोटिस दैट डेज आर लॉन्गर इन समर देन इन विंटर। मैंने ये नोटिस करा कि गर्मियों के मौसम में दिन बड़े होते हैं, ठंडियों में छोटे। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट अपराइट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिट बट इट्स टिल्टेड। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि जो पृथ्वी की एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एकदम सीधे नहीं है, ठीक है ना। ऑर्बिट के हिसाब से देखे तो वो एकदम सीधे नहीं है बल्कि वो थोड़ी तिरछी है, टिल्टेड है। द अर्थ मेंटेन दिस टिल्ट एज इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन। जो अर्थ है जब वो जब वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो वो इस टिल्ट को मेंटेन किए रहती है। मतलब पृथ्वी ये जो झुकी हुई है ना, ये जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तब ये झुकी रहती है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ गिव राइज टू सीजन। यही जो टिल्ट है, यही जो पृथ्वी का तिरछापन है, इसी की वजह से और इसके अलावा पृथ्वी का जो स्फेरिकल शेप है इसी की वजह से हमारे अलग अलग मौसम होते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ, चलो पता करते हैं कैसे। इन जून में द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन while the southern hemisphere is tilted away from the sun। क्या कह रहे हैं कि जून के महीने में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो सन की तरफ झुका होता है, जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वो सन से सूरज से दूर होता है, जिसके आप फिगर 12.9 में देख पा रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जून के महीने में ये ऊपर नॉर्थ पोल है, ये नीचे क्या है साउथ पोल है, ये आपका हो गया इक्वेटर ऐसे, ठीक है। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं ऊपर का हिस्सा जो है मेरा ये क्या बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सूरज की तरफ झुका हुआ है, जबकि नीचे का जो हिस्सा है ये सदर्न हेमिस्फीयर ये सूरज से क्या है दूर है, ठीक है ना। एज सीन इन फिगर 12.10a, जैसा कि आप फिगर 12.10a में देख पा रहे हो, अ गिवन अमाउंट ऑफ सनरेज आर स्प्रेड
in a smaller area in the northern hemisphere as compared to the southern hemisphere due to the spherical shape of the earth's surface, so that area is heated more। जैसा कि आप फिगर 12.10a में देख पा रहे हो, ये जो जगह है, ये जो छोटी सी जगह है, यहाँ पे सूरज की किरणें क्या पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पृथ्वी का जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल है, मुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे सूरज की किरणें कैसी पड़ रही हैं, सीधी नहीं पड़ने वाली, तिरछी रहने वाली हैं, है कि नहीं। और आपको पता है कि जब सीधे सूरज की किरणें पड़ती तो गर्मी ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि दोपहर में गर्मी ज़्यादा होती है, जबकि शाम और सवेरे को गर्मी कम होती है, क्योंकि शाम सवेरे को जो सूरज की किरणें हैं वो तिरछी होती हैं, जबकि दोपहर में सूरज की गर्मी जो है, सूरज की किरणें जो है वो सीधे सीधे पड़ती हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही होता है। जून के महीने में ये जो हिस्सा है ये एकदम सूरज के सामने रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूरज की सबसे ज़्यादा किरणें पड़ती हैं। मतलब किरणें पड़ती उतनी हैं जितनी बाकी जगहों पे पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे पड़ रही हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, तिरछी तिरछी पड़ रही हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जून के महीने में ज़्यादा गर्म होता है। और वहीं यहाँ पर देख लो, इसका स्फेरिकल ऐसा शेप है कि नहीं है ना। तो जो किरणें पड़ रही हैं वो कैसे हैं, तिरछी तिरछी पड़ रही हैं और लंबे एरिया में फैली हुई हैं, इसलिए यहाँ पे कम गर्म होगा, यहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा। सेम ऐसे इधर भी, यहाँ पे ज़्यादा गर्म है, यहाँ पे क्या है, कम गर्मी है। ठीक है ना दोस्तों। Further, the northern hemisphere receives sunlight for more than 12 hours in June। क्या कह रहे हैं, इसके साथ साथ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे 12 घंटे से ज़्यादा, जून के महीने में 12 घंटे से ज़्यादा सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं। सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस मोर इंटेंस सनलाइट। इसकी वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होती है यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा इंटेंस होती है, विच लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम, जो कि लंबे समय तक रहती है, कॉजिंग दी समर सीजन। और इसकी वजह से समर सीजन यानी गर्मियों का मौसम यहाँ पर पड़ता है इन दिसंबर में। द सिचुएशन इज ऑपोजिट, जो सिचुएशन है ये उल्टी हो जाती है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इट एक्सपीरियंस विंटर सीजन विद सनलाइट फॉर शॉर्टर टाइम। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अब ठंडी का मौसम होता है और सूरज की जो किरणें हैं वो छोटे समय तक रहती हैं। ठीक है, देखा होगा आपने, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, जबकि सर्दियों में दिन कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों। दी सीजन्स एंड द लेंथ ऑफ डे टाइम आर रिवर्स्ड इन द सदर्न हेमिस्फेयर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तुलना में सदर्न हेमिस्फेयर में जो मौसम और जो दिन की लंबाई होती है ये रिवर्स हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है। देयर इट इज, देयरफॉर होना चाहिए वैसे, देयरफॉर इट इज विंटर इन जून एंड समर इन दिसंबर। इसी वजह से जून के महीने में यहाँ पे विंटर होता है, यहाँ पे ठंडी कब होती है, जून के महीने में, और समर्स कब होते हैं, दिसंबर में। ठीक है, चलो डाइव डीपर टू इनकरेक्ट रीजंस ऑफन गिवन टू एक्सप्लेन व्हाई सीजन्स अकर ऑन द अर्थ आर। क्या कह रहे हैं कि दो गलत कारण जो कि अक्सर दिए जाते हैं पृथ्वी पर जो मौसम हो रहे हैं उनको समझाने के लिए, वो है, पहला तो ये है, व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट टुवर्ड द सन इट इज क्लोजर टू द सन। पहला जो गलत रीजन है हमारा वो ये है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका होता है तो वो सन के करीब होता है। दूसरा क्या है, द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एन ओवल विद द सन स्लाइटली डिसअपीयर्ड from its center, so the earth is at different distance from the sun over the years। क्या कह रहे हैं कि दूसरा जो गलत रीज़न दिया जाता है मौसम को समझाने के लिए वो ये है कि जो ऑर्बिट है पृथ्वी का वो ओवल रहता है। ठीक है, ओवल मतलब गोल नहीं है, ओवल है मतलब कि साल के कुछ समय पर जो पृथ्वी है वो सूरज के करीब रहेगी, जबकि कुछ समय पर पृथ्वी जो है वो सूरज से दूर रहेगी। ठीक है, however the difference in distance is either of these case is very small and these are not reason why seasons occur on the earth। क्या कह रहे हैं कि भाई जो डिफरेंस होता है इन दोनों ही कंडीशंस में, डिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस होता है इन दोनों ही कंडीशन में वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए इनको हम लोग मौसम बदलने के रीज़न के रूप में नहीं लेते हैं। इन फैक्ट अर्थ इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन इन जनवरी, बल्कि जो अर्थ होती है वो जनवरी के महीने में सन में क्या होती है, सबसे ज़्यादा करीबी होती है। ठीक है, देखो ये जो दो स्टेटमेंट है ना, ये ऐसे स्टेटमेंट जो कि मैंने खुद ने पढ़े हुए हैं,
ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने खुद ने पढ़े हुए हैं और मुझको भी नहीं पता कि ये स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या है, थोड़े गलत है, ये तो मुझे काफ़ी बाद में पता चला है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, नहीं तो पहले मैं भी समझता था कि ये दोनों ही रीज़न सही हैं, कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है वो सन की तरफ टिल्ट होता है, तो वो क्या है, सन से ज़्यादा करीब है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी ज़्यादा रहती है। दूसरा ये कि जो ऑर्बिट है वो ओवल शेप का होता है, मतलब अपने रास्ते के दौरान ऐसा टाइम आता है जब पृथ्वी जो है वो सूरज के ज़्यादा करीब होती है, तब गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो ये जो ऐसे रीजंस दिए हुए हैं जो कि आप लोगों ने हो सकता है कई सारी किताबों में पढ़े हों, बट ये दोनों ही गलत हैं अगर हम मौसम के हिसाब से इनको देखें तो। ठीक है, चलो, इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द लॉन्गेस्ट डे अकर्स अराउंड 21 जून, दिस इज नोन एज समर सॉलिस्टिस। क्या कह रहे हैं कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो सबसे लंबा दिन होता है वो 21 जून को होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। आफ्टर द समर सॉलिस्टिस द ड्यूरेशन ऑफ द डे बिकम शॉर्टर वाइल दैट ऑफ द नाइट बिकम लॉन्गर। समर सॉलिस्टिस के बाद में दिनों का जो ड्यूरेशन है वो छोटा होता जाता है। ठीक है, दिन छोटे होते जाते हैं जबकि रातें लंबी होने लग जाती हैं। द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट इन दिस हेमिस्फेयर अकर्स अराउंड 22 दिसंबर नोन एज द विंटर सॉलिस्टिस। क्या कह रहे हैं कि जो सबसे छोटा दिन होता है, जो सबसे लंबी रात होती है, वो होती है 22 दिसंबर को, जिसको कि विंटर सॉलिस्टिस कहा जाता है। ठीक है ना, इस दिन सबसे छोटा दिन होता है, सबसे लंबी रात होती है। अराउंड 21 मार्च, तकरीबन 21 मार्च के आसपास, एंड 23 सितंबर के आसपास द डे टाइम लास्ट फॉर 12 आवर्स। जो डे टाइम होता है, जो दिन का समय होता है, वो तकरीबन 12 घंटे तक रहता है। इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दीज डेज आर कॉल्ड द स्प्रिंग एंड द ऑटम इक्विनॉक्स रिस्पेक्टिवली। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इनको हम लोग स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है और 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे एक और हमारा फैसिनेटिंग फैक्ट दिया हुआ है। क्या है? एट दी नॉर्थ पोल पर द सन राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑन द इक्विनॉक्स डे 21 मार्च। जो सूरज है वो ईस्ट डायरेक्शन से, इक्विनॉक्स दिन पर ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है 21 मार्च पर, एंड रिमेन कॉन्स्टेंटली इन द स्काई फॉर 6 मंथ्स। और फिर वो लगातार 6 महीनों तक आसमान में रहता है, मतलब 6 महीनों का दिन यहाँ पे होने वाला है। द सन सेट ऑन 22 सितंबर, और 22 सितंबर को यहाँ पे सूरज ढलता है। द साउथ पोल एक्सपीरियंस द ऑपोजिट बिहेवियर। साउथ पोल में इसकी ऑपोजिट बिहेवियर होता है। द पोलर रीजन दस एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस सनशाइन फॉर 6 मंथ्स फॉलोड बाय 6 मंथ्स पीरियड ऑफ डार्कनेस। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे 6 महीने तक दिन रहता है और 6 महीने तक रात रहती है। मतलब हमारा दिन रात एक दिन में खत्म, लेकिन इनका 6 महीने तक चल रहा है। ठीक है, चलो, ऑन दी इक्वेटर देयर आर ऑलवेज 12 आवर्स ऑफ सनलाइट एंड 12 आवर्स ऑफ डार्कनेस। इक्वेटर पर हमेशा ही 12 घंटे की सनलाइट और 12 घंटे का अंधेरा रहता है। देयर इज लिटिल डिफरेंस इन द इंटेंसिटी ऑफ सनरेज फॉलिंग ऑन द इक्वेटर इन डिफरेंट मंथ्स। अलग अलग महीनों में जो सूरज की किरणें गिर रही हैं इक्वेटर पर, इसमें मुश्किल से ही कोई बदलाव आता है। मतलब एक ही इंटेंसिटी रहती है साल भर में सूरज की किरणों की यहाँ पर। Thus, for the southern state of India that lies close to the equator, the effect of seasons is not very prominent. इसी वजह से भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं जो कि इक्वेटर के ज़्यादा करीब पड़ते हैं, यहाँ पे मौसम हमें उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से नहीं दिखते हैं। Other effects such as local geographical features and proximity to the ocean or seas can also influence these border patterns seen in the two hemisphere as you have learned in social science. क्या कह रहे हैं? इसके अलावा कई सारे हमारे बाकी कारक होते हैं, जैसे कि समंदर से जो दूरी है उससे इनकी जो करीबी है, इससे भी किसी भी जगह के जो मौसम है उस पर असर पड़ता है, जैसा कि हमने सोशल साइंस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो, अब इक्लिप्स पढ़ने वाले हैं। इक्लिप्स, इसको कि हम लोग ग्रहण कहते हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्ची यहाँ पे कुछ कह रही है, डे एंड नाइट साइकिल सीजन द लाइफ ऑन द अर्थ सो मच इज डिपेंडेंट अपॉन द सन। बच्ची क्या कह रही है? दिन रात होना, मौसम, पृथ्वी पर जीवन कितना कुछ निर्भर करता है सूरज पर। कुड द लाइट फ्रॉम द सन गेट ब्लॉक्ड बाय 2 प्लैनेट विच आर रिवॉल्विंग बिटवीन द अर्थ एंड द सन। क्या जो सूरज की किरणें हैं
वो दो ग्रहों द्वारा ब्लॉक की जा सकती हैं जो कि सन से पृथ्वी के बीच में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना मरकरी वीनस की बात हो रही है। ठीक है, मरकरी वीनस जो है ये अर्थ और अर्थ और सन के बीच में रिवॉल्व करते हैं। तो बच्ची यही पूछ रही है कि क्या इन दोनों ग्रहों द्वारा सूरज से आने वाली जो रोशनी है क्या वो रोकी जा सकती है, ऐसा पूछ रही है। द प्लैनेट्स मर्क्यूरी एंड वीनस अपीयर वेरी स्मॉल कंपेयर टू दी सन। जो ये ग्रह हैं मर्क्यूरी और वीनस, ये दिखने में सन की तुलना में, सूरज की तुलना में बहुत ही छोटे लगते हैं। एंड नेवर ब्लॉक द इंटायर लाइट फ्रॉम द सन रीचिंग अस। और ये कभी भी पूरी जो लाइट सूरज से हम पर आ रही है उसको ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, ना ही कर सकते हैं। हाउएवर यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट मून कैन डू इट। लेकिन आप ये जान के बड़ा आश्चर्यचकित हो सकते हो कि चांद ऐसा कर सकता है। Do you remember studying in grade 6 that the moon is natural satellite of the earth and it revolves around the earth as the earth revolves around the sun? क्या कह रहे हैं कि भाई क्या आपको याद है कि क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जो मून है, जो चांद है, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, ये एक प्राकृतिक हमारी सैटेलाइट है, उपग्रह है, और ये पृथ्वी के चक्कर लगाती है। ठीक है, ये पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। कब? जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, देखो चांद पृथ्वी के चक्कर लगा रही है और जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, सब एक दूसरे के चक्कर ही लगा रहे हैं यहाँ पर। चलो, तो अब सोलर इक्लिप्स क्या होता है, यानी सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये पढ़ने वाले हैं। एट सर्टेन टाइम्स द मून कैन कम इन बिटवीन सन एंड द अर्थ इन अ वे दैट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द सन फ्रॉम रीचिंग अस। क्या कह रहे हैं कि भाई कभी कभार क्या होता है कि जो चांद होता है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में इस तरीके से आ जाता है कि सूरज से आने वाली जो रोशनी हम तक आती है वो रुक जाती है। दिस इज नोन एज सोलर इक्लिप्स। इसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, यू मे वंडर्ड हाउ मून विच इज स्मॉलर देन द सन ब्लॉक द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन दैट वी सी इन द स्काई। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मून यानी कि चांद जो कि सूरज से इतना ज़्यादा छोटा है, भला ये इतने बड़े विशालकाय सूरज से आती हुई रोशनी को कैसे रोक ले रहा है। तो इसके लिए है एक्टिविटी 12.4। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5 मीटर्स, कंसिडर हिज हेड टू बी द सन। क्या कह रहे हैं कि आपको अपने दोस्त से बोलना है कि वो आपके सामने 5 मीटर की दूरी पर, तकरीबन 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हो जाए। उसका जो सिर है ना उसको आप सन यानी सूरज मान लो। नाउ क्लोज वन आई एंड शो अ थंब अप विद योर आउटस्ट्रेच्ड हैंड टुवर्ड योर फ्रेंड एज शोन इन फिगर 12.12। जैसे कि फिगर 12.12 में दिखाया हुआ है, आपको क्या करना है, एक आंख बंद करनी है। ठीक है, और एक हाथ को बढ़ा के ऐसे अंगूठा निकालना है। ठीक है, आर यू एबल टू कवर द एंटायर हेड ऑफ योर फ्रेंड विद योर थंब। क्या आप अपने अंगूठे से अपने दोस्त का पूरा सिर ढक पाए। देखो एक आंख बंद करो। ठीक है, और जो एक आंख खुली हुई है ना, आपको क्या करना है कि अपने अंगूठे को ऐसे लगाना है कि जो अंगूठा है आपका वो आपके दोस्त के सिर पर आ जाए। ठीक है ना, दिखने में दोस्त के सिर पर आ जाए। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको आपके दोस्त का सिर नहीं नजर आएगा, सिर्फ अंगूठा नजर आएगा। हालांकि आपके दोस्त का सिर तो बड़ा है, बहुत बड़ा है अंगूठे से, लेकिन उसके बावजूद आपको अंगूठा नजर आएगा, दोस्त का सिर नहीं। ठीक, सेम कुछ ऐसा ही हमारे ग्रहण के टाइम पे भी होता है। ठीक है ना दोस्तों, यू कैन कवर द इंटायर हेड ऑफ योर फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ योर थंब इवन दो योर थंब इज मच स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। क्या कह रहे हैं कि आप अपने थंब की सहायता से यानी अंगूठे की सहायता से अपने दोस्त के पूरे चेहरे को कवर कर सकते हो। वैसे तो आपका जो अंगूठे का साइज है आपके दोस्त के सिर के साइज से काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन तब भी अगर आप इस तरीके से अपनी आंखों की एक आंख बंद करके अपनी आंख के सामने अंगूठे को रखोगे तो वो जो अंगूठा है वो आपके दोस्त के पूरे चेहरे को ढक लेगा। ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जो कोई बहुत बड़ी चीज़ है वो हमको छोटी दिखती है या कोई छोटी चीज़ हमको बड़ी दिखती है? देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ का साइज देखने में कैसा होगा ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो वो चीज़ है कितनी बड़ी, और दूसरी चीज़ की वो है कितनी दूर। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने आसमान में एरोप्लेन को उड़ते देखा कि नहीं देखा है? देखा है ना। एरोप्लेन दिखने में ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो दिखने में चिड़िया से भी ज़्यादा छोटा लगता है।
ठीक है ना, एकदम नन्ना सा पिन्नी सा दिखता रहता है, खिलौने के एकदम लगता है कोई खिलौने का प्लेन जा रहा है। लेकिन अगर आप पास जाके एक्चुअल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका साइज क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है ना, बहुत बड़ा है। ऐसा क्यों है, प्लेन हमको क्यों छोटा दिख रहा है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, हाउ कुड दिस बी, ऐसा क्यों होता है। द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एज सीन बाय योर आईज, ऑल्सो नोन एज apparent size, depends upon both its actual physical size and its distance from you। क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी चीज का जो साइज जिसको कि आप अपनी आंखों से देख रहे हो, उसका साइज, उसके साइज को पहले तो हम लोग apparent साइज बोलते हैं, और ये निर्भर करता है दो चीजों पर। पहली चीज क्या है कि वो जो चीज है उसका एक्चुअल साइज कितना है, दूसरी चीज उसका डिस्टेंस आपसे कितना ज्यादा है। The thumb being much closer to you as compared to your friend, आपका जो अंगूठा था इस एग्जाम्पल में वो आपके दोस्त से बहुत ज्यादा क्या था, पास था। The apparent size of your thumb and your friend's head as seen by you in activity 12.4 are similar। यही कारण है कि आपको जो साइज अपेरेंट साइज देखने मतलब आपने देखा आपके अंगूठे और आपके दोस्त के सिर का, वो आपको एक सा लगा एक्टिविटी 12.4 में। ठीक है, the apparent size of moon and sun in the sky are similar when viewed from the earth। क्या कह रहे कि जो apparent size हमको नजर आता है चांद का, सूरज का, पृथ्वी से देखने पर वो हमको एक सा लगता है। ठीक है, देखो चांद सूरज दोनों को देखोगे तो देखने में दोनों कैसे एक से लगते कि नहीं लगते, देखने में लगता है एक ही जितने बड़े हैं। दिस इज बिकॉज दो द मून इज मच स्मॉलर इन फिजिकल साइज देन द सन, द मून इज मच क्लोजर टू अस कंपेयर टू द सन। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो वैसे तो जो मून है उसका साइज सन से कहीं गुना ज्यादा छोटा है। ठीक है ना, अगर मैं दोनों की साइज का कंपैरिजन करता हूं तो ऐसे समझ लो अगर सन का जो साइज है वो आपके घर के दीवार की कोई छोटी सी दीवार की इतना है, तो उस दीवार पे अगर आप नन्ना सा ब्लैक कलर का डॉट बना देते हो ना तो उतना साइज होगा मून का। ठीक है, तो ये है डिफरेंस सन और मून के साइज के बीच में। ठीक है, लेकिन क्योंकि मून जो है वो सन से ज्यादा करीब होता है हमारे, इसीलिए हमको मून और सन का साइज एक सा लगता है दिखने में। Therefore the moon can cover the entire sun as viewed from the earth। इसीलिए जो मून है जब हम उसको पृथ्वी से देखते हैं तो वो सन को कवर कर सकता है। ठीक है, चलो डाइव डीपर। Though the planets Mercury and Venus are larger than the moon in size, they are also much farther from the earth as compared to the moon। क्या कह रहे हैं कि भाई वैसे तो मरकरी और वीनस ये दोनों जो ग्रह हैं इनका जो साइज है वो मून से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इनमें भी सेम दिक्कत है कि दोनों ग्रह पृथ्वी से बहुत ज्यादा क्या है, दूरी पर है। Thus, their apparent size are very much smaller than the sun and they cannot block the sun। इसीलिए जो apparent size है इन दोनों ग्रहों का वो सन से कहीं गुना ज्यादा छोटा है और इसीलिए ये सन को ब्लॉक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, when Venus passes between the sun and the earth, it appears as a tiny black dot passing through the bright face of the sun। क्या कह रहे हैं कि भाई उदाहरण के लिए जब जो वीनस है वो सूरज और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है तो वो दिखने में ना एक नन्हे से काले रंग के डॉट की तरह, धब्बे की तरह लगता है। ठीक है, आसमान में देखने में ऐसा लगेगा कि भाई सूरज के सामने से ना कोई नन्हा सा काला सा धब्बा सा जा रहा हो। ठीक है, इतना छोटा लगता है। दिस इवेंट नोन एज द ट्रांसमिट ऑफ वीनस इज अ रेयर इवेंट। ये जो इवेंट है, ये जो घटना है, इसको हम लोग ट्रांसिट ऑफ वीनस कहते हैं। मैंने शायद ट्रांसमिट बोला है, ट्रांसिट ऑफ वीनस, और ये बहुत ही रेयर मतलब बहुत ही कम होने वाली घटना है। फिगर 12.13 shows the arrangement of the sun, the moon and the earth during a solar eclipse। जो फिगर है हमारा 12.13, इसके अंदर सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज, चांद, पृथ्वी की जो अरेंजमेंट है वो आपको दिखेगी। The shadow of the moon fall on a smaller area of the on the surface of the earth as seen in figure 12.13। जो परछाई बनती है चांद की वो पृथ्वी के सतह के एक छोटे से क्षेत्र पर पड़ती है, जैसा कि आप फिगर 12.13 में देख सकते हो। दिस एरिया इज इन टोटल डार्कनेस। ये जो क्षेत्र होता है ये पूरे अंधेरे में रहता है। एंड नो पार्ट ऑफ द सन कैन बी सीन फ्रॉम देयर। और उस जगह से सूरज का कोई भी हिस्सा नहीं देखा जा सकता। The observers in this area witness a total solar eclipse।
उस क्षेत्र में जो ऑब्जर्वर होंगे, जो देखने वाले होंगे, उनको टोटल सोलर इक्लिप्स यानी पूरा सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये दिया है हमारा फिगर 12.13, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये है हमारा सन, इससे निकल रही है रोशनी, ठीक है। अच्छा, अब जब इस रोशनी के बीच में चांद आ जाएगा तो क्या होगा? देखो, आप लोगों ने शैडो का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको पता है शैडो यानी परछाई कब बनती है? जब लाइट यानी कि रोशनी के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, लाइट पास नहीं हो पाती है, तो उसके पीछे शैडो बन जाती है, ठीक है ना। आपने चीज पढ़ी हुई है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सूरज से निकलने वाली, पहली बात तो सूरज बहुत बड़ा है, इसकी जो रोशनी हर तरफ निकलती है, तो सूरज से निकलने वाली जो सीधी सीधी रोशनी यहाँ पे आ रही थी, वो तो चांद ने ब्लॉक कर दी, ठीक है। वो क्या है? चांद ने ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पे ना क्या हो गया, एकदम अंधेरा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एकदम अंधेरा हो गया। तो जो लोग यहाँ मौजूद होंगे उनको यहाँ पे टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सन की लाइट ना ऐसी भी आ रही होगी, तिरछी तिरछी होते हुए, ठीक है, तिरछी तिरछी होते हुए। तो अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सन की लाइट आ रही है ना, इसको कुछ हद तक तो ये जो मून है ये रोक ले रहा है, लेकिन कंप्लीटली नहीं रोक पा रहा है, ठीक, कंप्लीटली नहीं रोक पा रहा है, जिसकी वजह से इसके पीछे जो बनने वाली शैडो है वो देख रहे हो आप, डार्क नहीं है ज्यादा, वो है लेकिन डार्क नहीं है। तो इन जगहों पे आपको पार्शियल सोलर इक्लिप्स यानी कि थोड़ा बहुत सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मतलब ऐसे दिखेगा कि ये मेरा मान लो सन है ना, तो यहां से ऐसे करके आपको चांद जाता नजर आएगा, या हो सकता है ऐसे इतना कवर कर ले, थोड़ा बहुत कवर करेगा, लेकिन कंप्लीटली सन को चांद कवर नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये हमारा पूरा टोटल सोलर इक्लिप्स और पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है, सन से निकलने वाली लाइट जो है मून रोक ले रहा है, मून के पीछे बन जा रही है शैडो, और यही है आपका सोलर इक्लिप्स, ठीक है। चलो, तो in areas where the moon partially blocked out only some region of the sun, the observers see a partial solar eclipse। क्या कह रहे हैं? जिन क्षेत्रों में चांद जो होता है वो सूरज से आने वाली रोशनी को पार्शियली यानी कि थोड़ा सा ही रोक पाता है, वहां पे हमको पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है। तो देखो दोस्तों, जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो कुछ इस प्रकार का नजारा होता है, ठीक है, और जब पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है तो कुछ इस प्रकार का नजारा होता है, ठीक है। अच्छा, ये सी जो है इसको बोलते हैं हम लोग डायमंड रिंग, ठीक है। और ये जो डायमंड रिंग है ये हमको सोलर इक्लिप्स के जस्ट बाद में देखने को मिलती है। दिखने में बहुत सुंदर होती है, लेकिन ना ये थोड़ी सी डेंजरस होती है। डेंजरस क्यों होती है? क्योंकि देखो, जो चांद होता है इसने सारी लाइट रोक रखी है सन की, लेकिन अब जब ये हटता है ना तो एकदम से जो सारी रुकी हुई लाइट है ना ये सीधे आती है, ठीक है। और आपको तो पता ही है ना कि अगर आंख पे आप एकदम से बहुत तेज लाइट डालते हो तो आंख की क्या हालत होती है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। इसलिए ये ना आंख के लिए थोड़ा खतरनाक होता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि आपको ग्रहण को, सूर्य ग्रहण को सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो कहाँ पर थे? अच्छा, यहाँ थे। चलो, ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स for a few minutes it turned dark during the day as no sunlight reaches the earth। क्या कहना है कि भाई टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान कुछ मिनट्स के लिए अंधेरा छा जाता है, क्योंकि दिन में पृथ्वी पर कोई भी रोशनी, उस समय सूरज की कोई भी रोशनी नहीं जा रही होती है। ड्यू टू द अर्थ रोटेशन एंड द मोशन ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट, द मून शैडो मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या कह रहे हैं कि भाई अर्थ के रोटेशन की वजह से और मून जो है उसके मोशन की वजह से मून यानी चांद की जो शैडो है वो पृथ्वी की सतह पर मूव करती है। Thus, the total solar eclipse is visible only for a few minutes। यही कारण है कि जो टोटल सोलर इक्लिप्स है ये हमारा कुछ मिनटों के लिए यानी चंद मिनटों के लिए ही हमें दिखता है, ठीक है। क्योंकि फिर चंद मिनटों बाद में जो अर्थ रोटेट करती है अपनी जगह से हट जाती है, साथ में जो मून है ना वो भी अपनी जगह से हट जाता है, ठीक है। तो हमको टोटल सोलर इक्लिप्स जो है इस वजह से बहुत थोड़ी देर तक देखने को मिलता है। As the moon began to move away from the front of the sun, we see a partial solar eclipse and daylight began to return। क्या कह रहे कि भाई जब जो चांद है सूरज के सामने से हटना शुरू होता है तो हमको पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है, और जो डे लाइट है वो लौटने लग जाती है, ठीक है। मतलब जो दिन है ना वो फिर से जगमगाने लग जाता है, धीरे धीरे रोशन होने लग जाता है, ठीक है। सेफ व्यूइंग ऑफ सोलर इक्लिप्स, तो यहाँ पे सोलर इक्लिप्स को सेफ तरीके से कैसे देखना है उसके लिए दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉशन दिया कि आपको क्या सावधानी रखनी है। ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स वन माइट बी टेम्प्टेड टू लुक एट द सन थिंकिंग दैट इट वुडंट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज
हार्म टू आवर आइज। क्या कह रहे हैं, सोलर इक्लिप्स के दौरान हो सकता है किसी के मन में इच्छा चले कि वो सीधे सूरज को देख ले, क्योंकि उसमें उतनी तेज लाइट तो अभी है नहीं कि आपकी आंखों को नुकसान दे। हाउएवर, इवन ड्यूरिंग द इक्लिप्स द सन इज इंटेंस इनफ टू डैमेज द आइज एंड कॉज ब्लाइंडनेस। सोलर इक्लिप्स के दौरान भी ग्रहण के दौरान भी सूरज काफी ज्यादा इंटेंस होता है, ठीक है। इससे आंखों पे डैमेज हो सकता है, अंधापन हो सकता है। Thus, डायरेक्टली व्यूइंग सोलर इक्लिप्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। इसलिए सोलर इक्लिप्स को डायरेक्टली नहीं देखना है। ऑल्सो डू नॉट व्यू इट थ्रू सन ग्लासेस, बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप। साथ ही में सन ग्लासेस, बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप के थ्रू भी इनको मत देखो। यूजुअली एस्ट्रोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्लैनेटेरिया एंड एस्ट्रोनॉमी क्लब होल्ड इक्लिप्स व्यूइंग इवेंट ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स। क्या कह रहे हैं कि अक्सर जो एस्ट्रोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, संस्थानें होती हैं, जैसे कि प्लैनेटेरिया हो गया, एस्ट्रोनॉमी क्लब्स हो गए, ये इक्लिप्स व्यूइंग के इवेंट को ना ऑर्गेनाइज कराते हैं। Participating in such events is the best way to observe a solar eclipse, since the organizers not only provide specialized eye protection for solar viewing but also offer scientific explanation। क्या कह रहे कि भाई ऐसी जो इवेंट्स होते हैं, ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, इनमें पार्टिसिपेट करना काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है सोलर इक्लिप्स देखने के लिए। क्योंकि ये लोग आपको ना सिर्फ एक कह सकते हो कि पूरी सुरक्षा के साथ में आपको सोलर इक्लिप्स आपको ये देखने में सहायता देते हैं, बल्कि इसके अलावा ये समझाते भी हैं उसके बारे में, ठीक है ना। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि उसके पीछे की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने का क्या फायदा है, सब कुछ वो प्रॉपरली बताते हैं। डाइव डीपर, दिस एक्टिविटी सिमिलर टू एक्टिविटी 11.5 इज टू बी सेट अप बाय योर टीचर। क्या करें, जो एक्टिविटी है इसको आपके टीचर द्वारा सेटअप करा जाएगा, ठीक है। अ मिरर कैन बी यूज टू प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ द सन ऑन टू अ वॉल। एक मिरर का, एक शीशे का इस्तेमाल कर सकते हो आप सूरज की जो इमेज है उसको वॉल पर प्रोजेक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए। हाउएवर, होल्डिंग इट एट द करेक्ट एंगल थ्रू आउट द सोलर इक्लिप्स कैन बी डिफिकल्ट। लेकिन उसको सही एंगल पे, उस शीशे को सही एंगल पे होल्ड करना सोलर इक्लिप्स के दौरान थोड़ा कठिन हो सकता है। टू सॉल्व दिस, मेक अ मूवेबल स्टैंड फॉर द मिरर। इसको सॉल्व करने के लिए आपको शीशे के लिए एक मूवेबल स्टैंड बनाना होगा। यूज अ हॉलो बॉल विथ अ स्मॉल होल, हाफ फिल्ड इट विथ सैंड टू कीप इट स्टेबलाइज एंड अटैच अ स्मॉल मिरर सच एज एन एम्ब्रॉयडरी मिरर टू इट। क्या कह रहे हैं, इसके लिए क्या करो, एक खाली बॉल लो, ठीक है, उसमें छेद करो छोटा सा, आधा उसको रेत से भर दो ताकि वो स्टेबल रहे, ठीक है, और उसमें फिर शीशे को जोड़ दो। छोटा सा शीशा लेना, ज़्यादा बड़ा शीशा मत लेना। प्लेस द बॉल ऑन अ सर्कुलर रिंग, बॉल को सर्कुलर रिंग पे रखो, लाइक एन एडहेसिव टेप रिंग सो इट कैन बी टर्न अराउंड ईजिली। ऐसे रिंग पे लगाना, ऐसे रिंग पे रखना जो कि जिस पे आपने एडहेसिव टेप यानी जो चिपकाने टेप नहीं रहता है उसको उससे आप इसको उस पर चिपका दो ताकि इसको मूव करना आसान हो, ठीक है, मुड़ाना आसान हो। एडजस्ट इट अंटिल दी सन इमेज अपीयर्ड ऑन दी वॉल, इसको तब तक एडजस्ट करो जब तक दीवार पे सूरज की इमेज नहीं आ जाती। फिगर 12.15 शो दे सेटअप वेयर द मिरर इज फिक्स्ड टू अ ग्रीन वॉल। क्या कह रहे हैं, फिगर 12.15 में आपको ये सेटअप दिखाया गया है। तो फिगर 12.15 किधर है, फिगर 12.15 किधर है, एक सेकंड को, 12.15 12.15 12.16 ये रहा। अच्छा ये ठीक है, ये है। तो दोस्तों ये है, ठीक है, ये है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्क्रीन है जिसमें सन की इमेज है और ये बॉल है जिसमें मिरर लग रखा है, ठीक है ना। और जो इमेज है वो यहाँ पर इस पर प्रोजेक्ट होगी, इस पर आएगी, ठीक। चलो तो कहाँ पर थे, चलो अब यहाँ पर आते हैं। पीपल हैव ऑब्जर्व इक्लिप्स एंड मेंटेन रिकॉर्ड सिंस एंशिएंट टाइम। लोगों ने प्राचीन समय से जो ये ग्रहण होते हैं इनको ऑब्जर्व करा है, देखा है और इनका रिकॉर्ड रखा है। When the reason for the eclipse were not known, they feared the occurrence of eclipse। जब ग्रहण के कारण हमको नहीं पते थे तब लोग ग्रहण से डरते थे। As you can imagine, sometimes blocking the sun, the main source of heat and light on the earth, even for a brief period of time, would have been extremely concerning।
क्या कह रहे कि भाई जैसा कि आप कल्पना कर सकते हो कि कोई चीज जो कि सूरज को ब्लॉक कर रही है, सूरज क्या है, मुख्य स्रोत है गर्मी और रोशनी का पृथ्वी पर, तो कोई चीज अगर सूरज को ब्लॉक कर रही है भले ही थोड़े समय के लिए, बहुत ही चिंता का विषय होता है। जब लोगों को नहीं पता था तो ये बहुत ही चिंता का विषय था। Many superstitions were attached to solar eclipse in various parts of the world related to the activity that could not be carried out during eclipse, such as eating, cooking or going out of home. क्या कह रहे हैं कि कई सारे अंधविश्वास जो हैं वो हमारे सोलर इक्लिप्स के साथ में, सूर्य ग्रहण के साथ में इस वजह से जुड़ गए। ठीक है, दुनिया भर के कई सारे अलग अलग हिस्सों में हमको अलग अलग कहानियां, अलग अलग अंधविश्वास सोलर इक्लिप्स के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। जैसा कि आप सूर्य ग्रहण के दौरान खा नहीं सकते हो, पका नहीं सकते हो, बाहर नहीं जा सकते हो घर के, ऐसा सब। बट नाउ दैट वी नो द रीजन वाई आ सोलर इक्लिप्स अकर, लेकिन अब हमको पता है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। वी नीड नॉट फियर दिस इवेंट एज लॉन्ग एज वी डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली। हमको इन घटनाओं से कोई भी डरने की, किसी प्रकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर हम इनको सीधे ना देखें तो। In fact, scientists go around the world to observe the eclipse from wherever these are observable। बल्कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं सिर्फ इसी इक्लिप्स को, सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। The eclipse provide them an opportunity to study phenomena that cannot be observed otherwise। इन इक्लिप्स के दौरान, इन ग्रहण के दौरान वैज्ञानिकों को मौका मिलता है ऐसी घटना का स्टडी करने का, ऐसी घटना की जांच करने का जो कि आमतौर पर इनको देखने को नहीं मिलती। फैसिनेटिंग फैक्ट, तो भाई यहां पे एक और हमारा फैसिनेटिंग फैक्ट है। क्या है? एन इक्लिप्स इज नोन एज ग्रहण इन संस्कृत एंड इन मैनी इंडियन लैंग्वेज। जो इक्लिप्स है उसको संस्कृत में ग्रहण, इसके अलावा कई सारी भारतीय भाषा में ग्रहण बोलते हैं। मैनी एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टेक्स्ट प्रोवाइड कैलकुलेशन टू प्रिडिक्ट इक्लिप्स। कई सारे जो प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमर लेख हैं उसमें हमको कैलकुलेशंस मिलती हैं कि इक्लिप्स कब होगा, इसको प्रिडिक्ट करती हुई। द बेस्ट नोन एंड द मोस्ट रेफर्ड टेक्स्ट इज दी सूर्य सिद्धांत। क्या कह रहे हैं? जो सबसे ज्यादा जानी मानी, सबसे ज्यादा रेफर किया हुआ जो मेरा लेख है वो है इसमें सूर्य सिद्धांत, which is written by a classical Sanskrit poetry traditional in a rhythmic श्लोक। क्या कह रहे हैं? जिसको कि लिखा गया है क्लासिकल संस्कृत जो कविताएं होती हैं ना, उनके अंदाज में। रिदमिक श्लोक यानी श्लोक हैं, इसमें लय वाले श्लोक हैं इसमें। चलो दोस्तों, तो अब हम लोग लूनर एक्लिप्स, जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ समटाइम्स द अर्थ कैन ब्लॉक द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून। क्या कह रहे हैं कि भाई जब जो चांद है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो कई बार क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो अब चांद पर आने वाली रोशनी को रोक लेती है। दिस इज नोन एज लूनर इक्लिप्स। इसी को हम लोग बोलते हैं लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। ऑन सच डेज, ऐसे दिनों पर वी सी अर्थ शैडो फॉलिंग ऑन द फुल डिस्क ऑफ मून। इन दिनों पर हमको जो पृथ्वी की परछाई है वो चांद पर गिरती नजर आती है। फिगर 1216 जो आपको फिगर 1216 में फिगर 1216 shows the arrangement of the sun, earth and the moon during lunar eclipse। फिगर 1216 जो है वो लूनर इक्लिप्स के दौरान यानी चंद्र ग्रहण के दौरान सूरज, पृथ्वी और चांद की क्या अरेंजमेंट है ना उसको दर्शा रहा है। तो ये है 1216। ठीक है, तो देखो जी, सूर्य ग्रहण में क्या था, चांद बीच में आ रहा था, लेकिन अब पृथ्वी बीच में आ रही है। ये सूरज की रोशनी आ रही है ना, और पृथ्वी ने क्या करा, इस रोशनी को रोक लिया। ठीक है ना, चांद पर गिरने से इस रोशनी को रोक लिया। अब होगा क्या कि जो पृथ्वी की शैडो है ना, अब वो इस पर पड़ेगी, अब वो इस पर पड़ेगी और हमको ये थोड़ा सा डर डर सा नजर आएगा। और बस यही होता है आपका लूनर इक्लिप्स। ठीक है, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी की शैडो पड़ती है चांद पर, जो पृथ्वी है वो चांद पे पड़ने वाली सूरज की रोशनी को रोक लेता है। बस यही होता है लूनर इक्लिप्स। ठीक है, चलो। व्हेन द मून इज कंप्लीटली इन द अर्थ शैडो इट इज कॉल्ड टोटल लूनर इक्लिप्स। जब जो चांद है वो पूरा पृथ्वी की शैडो में होता है तब उसको बोलते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स। The bright disk of the moon start to appear dark red in color and stay the way until the moon move out of the shadow of the earth। जो चांद की डिस्क है वो लाल डार्क रेड कलर में दिखती है। ठीक है, और ये तब तक दिखती रहेगी जब तक जो चांद है वो पृथ्वी की शैडो से हट नहीं जाता।
When part of the moon is in earth shadow, the rest of the moon is visible. जब मून का कुछ हिस्सा अर्थ की शैडो में पड़ता है, तब जो हिस्सा जिस पर अर्थ की शैडो नहीं पड़ रही है वो हिस्सा तो दिखता है, लेकिन जिस पे अर्थ की शैडो पड़ रही है वो हिस्सा रेड रेड हल्का दिखता है. इट इज कॉल्ड पार्शियल लूनर इक्लिप्स. इसको पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहते हैं. अनलाइक द सन वी कैन इजीली वॉच द इक्लिप्स फुल मून विद आवर नेकेड आई. क्या कह रहे कि भाई सूरज की तरह देखो, सूर्य ग्रहण को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते थे, लेकिन लूनर इक्लिप्स कंप्लीटली सेफ होता है, पूरी तरीके से सुरक्षित होता है. आप इसको नंगी आंखों से देख सकते हो, कोई भी आंखों से जुड़ी समस्या आपको नहीं होने वाली है. ठीक है दोस्तों, चलिए. साइंस एंड सोसाइटी. यूजिंग द कंप्यूटर वर्जन ऑफ स्टेलरियम ऐप विच इज फ्री, you may get information about the upcoming solar and lunar eclipse if any which may be visible from your location. क्या कह रहे हैं कि भाई एक ऐप है जिसका नाम है स्टेलरियम, ठीक है, जो कि फ्री है. इसका यूज करके आने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि आपके क्षेत्र में पड़ने वाला है, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो. ठीक है, चलो. तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे दिया है एक फैसिनेटिंग फैक्ट्स. क्या है इसमें? द Kodaikanal Solar Observatory is located in the beautiful Palani range of hills in southern India. क्या कह रहे हैं? दक्षिण भारत के पलानी रेंज में जो पहाड़ हैं वहां पर एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर सोलर ऑब्जर्वेटरी जिसका नाम है कोडाईकानाल, ये स्थित है. इट वॉज स्टैब्लिश इन 1899. इसको 1899 में बनवाया गया था. एंड हैज़ प्रोवाइडेड डेटा अबाउट द सन फॉर ओवर 100 ईयर्स. और इसने तकरीबन 100 सालों से सूरज की जानकारी हमको देती आई है. इट इज़ ऑपरेटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु. इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु द्वारा चलाया जाता है. ठीक है. नोआ साइंटिस्ट. तो दोस्तों अब हम लोग एक वैज्ञानिक के बारे में जानने वाले हैं. ठीक है, तो आज हम लोग किन वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे? तो ये हैं M.K. वैनु बापू इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी. तो M.K. वैनु बापू जी जो हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है. ही लेड एफर्ट्स इन सेटिंग ऑफ मैनी इंस्ट्रूमेंट एंड टेलीस्कोप इन इंडिया. इन्होंने भारत में कई सारे जो यंत्र हैं, जो टेलीस्कोप्स हैं, उनको लगवाने के लिए काम करा है. सच एज द टेलीस्कोप एट मानोरा पीक नियर नैनीताल उत्तराखंड एंड कवालूर तमिलनाडु. ये जगहें दी हुई हैं जहाँ जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स और टेलीस्कोप को लगाया गया है. द ऑब्जर्वेटरी इन कवालूर हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम. जो कवालूर में जो ऑब्जर्वेटरी है, ये इनके नाम पर उसका नाम रखा गया है. He mainly studied stars and even discovered a comet. ये मुख्यतः तारों को स्टडी करते थे और यहाँ तक कि इन्होंने जो कॉमेट होता है उसको भी डिस्कवर करा था. एक कॉमेट को इन्होंने डिस्कवर करा था. He also traveled to different part of the world to study solar eclipse. इसके अलावा ये दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में जाते थे सोलर इक्लिप्स को स्टडी करने के लिए. तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर. चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं इन आ नटशेल की सहायता से. ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि जो पृथ्वी है वो अपने एक्सेस पर रोटेट करती है, घूमती है, उसको 24 घंटे लगते हैं अपना रोटेशन एक पूरा करने में. अर्थ की जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, जिसकी वजह से दिन रात होता है. इसके अलावा हमें आसमान में जो सूरज, चांद और तारों की जो मूवमेंट दिखाई देती है, जो मोशन दिखाई देता है, वो भी इसी की वजह से होता है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगाती है और तकरीबन 1 वर्ष लगता है इसको एक रेवोल्यूशन पूरा करने में. ठीक है. द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट अपराइट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिट बट इट्स टिल्टेड. जो अर्थ की एक्सिस है वो हमारी सीधी नहीं है बल्कि टिल्टेड है, यानी कि थोड़ी सी तिरछी है. सीजन occurs because of the tilt of the earth axis of rotation and spherical shape. क्या कह रहे हैं कि मौसम जो है वो अर्थ की जो एक्सिस ये टिल्ट हो रखी है, जो मुड़ी हुई है, इसी की वजह से अलग अलग मौसम होते हैं. ठीक है, और इसके स्फेरिकल शेप की वजह से हमको अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं. सोलर इक्लिप्स तब होता है जब जो चांद है वो सूरज के रास्ते में आ जाता है. ठीक है, मतलब सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है. हम पृथ्वी से सूरज को क्लियरली देख नहीं पाते क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, चांद आ जाता है. ठीक है, मतलब जो सनलाइट है वो चांद के द्वारा ब्लॉक हो जाती है,
जो सनलाइट है वो चांद के द्वारा ब्लॉक हो जाती है, पृथ्वी पर नहीं आ पाती है, और इस यही होता है हमारा सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। अब यहाँ पे जो पृथ्वी है वो आ जा रही है सन और मून की वजह से, जिसकी वजह से सनलाइट जो है अब वो मून पर नहीं पड़ पा रही है, बल्कि जो शेडो है, पृथ्वी की शेडो, वो मून पर पड़ती है। तो ये होता है लूनर इक्लिप्स। ठीक है, चलो जी, तो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो लेट अस इनहांस आवर लर्निंग का पहला क्या है, इन द फिगर 12-17 हाउ मेनी आवर्स ऑफ सनलाइट डू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिसीव ड्यूरिंग वन रोटेशन। आपको बताना होगा कि जो हमारी फिगर दे रखा है 12-17, ठीक है, ये जो फिगर दिया है 12-17, इसमें बताइए कि कितने घंटे की सनलाइट नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिली है एक रोटेशन के दौरान। तो देखो दोस्तों, एक रोटेशन मेरे एक दिन का होता है, 24 घंटे का होता है। ठीक है, अच्छा, आपको मैंने बताया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। ठीक है, मतलब 6 महीने यहाँ पे लगातार दिन रहेगा, 6 महीने यहाँ पे लगातार रात रहेगी। अभी आप देख सकते हो कि जो साउथ पोल है ये ये लाइट में है, लाइट में है कि नहीं है, मतलब यहाँ पे डे है और ये मेरा क्या है, डार्कनेस में, मतलब यहाँ पे मेरा नाइट है। मतलब कि साउथ पोल में अभी आपको 24 आवर्स की सनलाइट मिल रही होगी। ठीक है, जबकि नॉर्थ पोल में एकदम अंधेरा होगा, बिल्कुल भी सनलाइट नहीं होगी। ठीक है, 0। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह भरनी है। पहला क्या है, स्टार राइजेस इन दी, खाली जगह, एंड सेट इन दी। तो स्टार कहां पे राइज करता है, ईस्ट में, ठीक है, और वेस्ट दिशा में ढल जाता है। ठीक है, चलो, डे एंड नाइट आर कॉस्ड बाय द अर्थ रोटेशन। डे और नाइट किसके से होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, रोटेशन, ROTATION, ठीक है, रोटेशन। When the moon fully covered the sun from our view, it is called, खाली जगह, सोलर इक्लिप्स। जब जो मून है वो कंप्लीटली पूरी तरीके से सन को क्या करता है, कवर कर देता है हमारे व्यू से, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स, ठीक है, टोटल सोलर इक्लिप्स, ये हो गया इसका आंसर। चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स आपको लगाना होगा। तो पहला इसमें क्या है, लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द सन कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। लूनर इक्लिप्स तब होता है जब जो सूरज है वो पृथ्वी और चांद के बीच में आ जाता है। अगर कभी जिंदगी में ऐसा हो गया ना कि सूरज जो है वो पृथ्वी चांद के इतना करीब आ गया, ठीक है, तो ना पृथ्वी रहेगी ना रहेगा चांद। ठीक है, तो ये तो अपना फॉल्स है, बड़ा वाला। चलो, सनराइज हैपेंस अर्ली इन गुजरात देन इन झारखंड। सनराइज जो है गुजरात में पहले होती, झारखंड में बाद में होती। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, देखो, ईस्ट दिशा में ना झारखंड पड़ता है, गुजरात तो वेस्ट की तरफ पड़ता है, तो ये अपना फॉल्स है। ठीक है, चलो, इन चेन्नई द लॉन्गेस्ट डे अकर्स ऑन समर सोलिस्टिस। चेन्नई के अंदर सबसे लंबा दिन जो है वो समर सोलिस्टिस के दौरान होता है। हाँ, ये सही है, ट्रू है एकदम, समर सोलिस्टिस के दौरान हर जगह लंबा दिन होता है। वी शुड वॉच द सोलर इक्लिप्स डायरेक्टली विद आवर नेकेड आइज। हमें सोलर इक्लिप्स को सीधे अपनी नंगी आंखों से देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, गलती मत करना। सीजन्स अकर्स ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड स्फेरिकल शेप्स। जो मौसम है वो पृथ्वी का जो टिल्ट है उसकी वजह से और उसके स्फेरिकल शेप की वजह से होते हैं, बिल्कुल सही, ट्रू। द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन कॉजेज डे एंड नाइट। जो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूरज के चारों तरफ, इसके से डे और नाइट होता है। नहीं दोस्तों, जो पृथ्वी का रोटेशन है ना उसके से डे और नाइट होता है, रिवोल्यूशन की वजह से तो साल होगा, मौसम होंगे। ठीक है, ये नहीं होने वाला। चलो जी, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पद्मश्री सॉ दी ओरायन कॉन्स्टलेशन नियरली ओवरहेड एट 8 PM yesterday, व्हेन विल शी सी ओरायन ओवरहेड टुडे। क्या कह रहा है कि पद्मश्री ने जो ओरायन कॉन्स्टलेशन है उसको अपने सिर के ऊपर यही कोई 8 बजे देखा था रात में, तो आज उसे कितने बजे नजर आएगा। तो आंसर आपका है कि उसे आज भी तकरीबन 8 बजे के आसपास नजर आएगा। एग्जैक्ट 8 बजे नहीं नजर आने वाला, क्योंकि रोटेशन की वजह से ना थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 8 बजे के आसपास उसको नजर आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, नंदनी सॉ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स राइजिंग एट मिडनाइट ऑन जून 21। नंदनी ने तारों के एक समूह को देखा 21 जून को आधी रात को। When will she see the same group of stars rising at midnight next year? अगले साल उसे कब यही जो तारों का समूह है ये आधी रात में देखने को मिलेगा। तो जवाब है फिर से उसको 21 जून को ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अगले साल उसे फिर से 21 जून को ही सेम ग्रुप ऑफ स्टार्स देखने को मिलेंगे। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, अभय नोटिस दैट व्हेन इट वाज अ डे टाइम इन इंडिया हिज अंकल हु वाज इन यूएसए आर जनरली स्लीपिंग एज इट वाज नाइट टाइम देयर। अभय ने नोटिस करा कि जब भारत में दिन होता है तो उसके अंकल जो कि अमेरिका में रहते हैं वो सो रहे होते हैं क्योंकि वहां पे रात होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस के पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों कारण है अर्थ की रोटेशन। आपको पता है जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां पे दिन, जो हिस्सा सूरज के तरफ नहीं होता वहां पे रात। और जो अमेरिका है वो इंडिया के क्या पड़ता है, उल्टी तरफ पड़ता है, ठीक है ना। तो जब पृथ्वी का इंडिया वाला हिस्सा जो है वो सूरज की तरफ होता है तो उसके पीछे वाला जो हिस्सा है जहां पे अमेरिका है वो क्या होता है, अपोजिट, मतलब दूसरी तरफ होता है, जिसकी वजह से इंडिया में जब दिन होता है तो वहां पे रात होती है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, 4 फ्रेंड्स यूज द फॉलोइंग वे टू सी द सोलर इक्लिप्स। 4 दोस्त हैं जिन्होंने इन तरीकों का इस्तेमाल करा है सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए। Who among them was being careless, बताओ इनमें से कौन सा केयरलेस है, इनमें से कौन सा है जो कि लापरवाही कर रहा है। तो सबसे पहला क्या है, रवि कृष्णन यूज्ड अ सोलर इक्लिप्स गॉगल। रवि कृष्णन जो है ये सोलर इक्लिप्स गॉगल्स का यूज कर रहा है। बिल्कुल दोस्तों ये एक सेफ तरीका होता है, सोलर इक्लिप्स गॉगल्स को बनाया इसलिए जाता है ताकि आप बिना किसी चिंता के सोलर इक्लिप्स को देख सको, तो ये तो एकदम सही है। ज्योति यूज्ड अ मिरर टू प्रोजेक्ट द सन इमेज। ज्योति जो है वो शीशे का इस्तेमाल कर रही है सन की इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए। ज्योति भी बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ में काम कर रही है। थर्ड क्या है, आदित्य सॉ दी सन डायरेक्टली विद हिज आईज। आदित्य ने सूरज को सीधे अपनी आंखों से देखा। तो सबसे ज्यादा लापरवाही वाला काम ये बच्चा कर रहा है, आदित्य, ठीक है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, फिल द सर्कल्स इन फिगर 12-18 एप्रोप्रिएटली विद वन ऑफ द फॉलोइंग सन, मून, अर्थ। आपको क्या करना है, फिगर 12-18 में जो खाली सर्कल है उनको भरना होगा सही से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे है सोलर इक्लिप्स, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तब, ठीक है। और लूनर इक्लिप्स कब होता है, जब जो अर्थ है वो आ जाती है सन और मून के बीच में, ठीक है ना। तो ये हो गया सोलर लूनर दोनों। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द मून इज मच स्मॉलर देन द सन। जो चांद है वो सूरज से बहुत ज्यादा छोटा है, येट इट कैन ब्लॉक द सन कंप्लीटली फ्रॉम आवर व्यू ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स। व्हाई इज इट पॉसिबल। लेकिन टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान ये पूरी तरीके से सन के व्यू को ब्लॉक कर देता है, ऐसा संभव कैसे है। तो दोस्तों इस चीज के बारे में हम लोग काफी अच्छे से चैप्टर के अंदर समझ चुके हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो वैसे तो जो चांद है वो हमारा छोटा है, ठीक है, जो चांद है हमारा छोटा है, लेकिन जब हम उसको पृथ्वी से देखते हैं तो वो हमें दिखने पर सूरज के ही सेम साइज का लगता है। क्यों, क्योंकि चांद हमारा ज्यादा करीब है, सूरज हमारा बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। और इसी वजह से जो आती हुई लाइट है ना, सन की आती हुई जो लाइट है ना, उसको ये जो चांद है ये थोड़ा बहुत क्या कर देता है, ब्लॉक कर लेता है, ठीक है। और जिस जगह की ये ब्लॉक करता है वहां पे टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाता है, ठीक है, सीधी चीज है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, द इंडियन क्रिकेट टीम मैच इन ऑस्ट्रेलिया आर ऑफन हेल्ड इन दिसंबर। जो इंडियन क्रिकेट टीम का मैच है ऑस्ट्रेलिया में वो अक्सर दिसंबर में होता है। शुड दे पैक विंटर और समर क्लोथ फॉर दियर ट्रिप। अपने सफ़र के लिए इनको विंटर कपड़े पैक करने चाहिए कि गर्मी के कपड़े पैक करने चाहिए। तो देखो दोस्तों दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में समर होता है, ठीक है, गर्मी का मौसम होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है ना वो, इसलिए, ठीक है। तो वहाँ के लिए गर्मी के कपड़े इनको पैक करने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, वाई डू यू थिंक लूनर इक्लिप्स कैन बी सीन फ्रॉम अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ व्हेन दे हैपेंस बट टोटल सोलर इक्लिप्स कैन बी सीन बाय ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। क्या कह रहे हैं कि जो हमारा लूनर इक्लिप्स होता है उसको पृथ्वी के आप बहुत बड़े हिस्से से देख सकते हो, ठीक है ना। मतलब वो हमको काफ़ी कह सकते हो दूर दूर तक दिखाई देता है, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक भी दिखाई देता है, जबकि जो टोटल सोलर इक्लिप्स है वो बस कुछ मिनटों के लिए होता है और दूसरी चीज़ बहुत ही छोटे से एरिया में हमको देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो दोस्तों पहली चीज़ तो ये कि लूनर इक्लिप्स हमारा होता कैसे है ये समझो। लूनर इक्लिप्स हमारा तब होता है जब सूरज से आ रही रोशनी के बीच में कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है,
ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बड़ी सी शैडो फॉर्म होती है। अब हमको पता है कि जो पृथ्वी है वो चांद से बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो चांद से कहीं गुना ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से जो शैडो फॉर्म होती है वो भी हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लूनर इक्लिप्स है वो हमको पृथ्वी के बहुत बड़े लार्ज एरिया से आप देख सकते हो उसको। इसके अलावा बहुत देर तक भी वो रहता है, ठीक है ना, बहुत देर तक भी वो रहता है। जबकि सोलर इक्लिप्स जो है वो चंद मिनटों के लिए रहता है। और जैसे ही अर्थ रोटेट हुई या फिर मून अपनी जगह से हटा, बस सोलर इक्लिप्स गया। ठीक है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? इफ द अर्थ एक्सिस वर नॉट टिल्टेड, अगर पृथ्वी की एक्सिस टिल्ट यानी कि मुड़ी नहीं होती, झुकी नहीं होती, एक्सप्लेन व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन सीजन। तो मौसम के ऊपर का क्या इफेक्ट होता? तो दोस्तों पृथ्वी पर जो मौसम है ना वो हमारा अर्थ की टिल्ट की वजह से ही है। अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होती, पृथ्वी मुड़ी नहीं होती, तो मौसम नहीं होते। ठीक है ना। तो मौसम बिल्कुल भी नहीं होते। और जीवन के लिए मौसम कितने ज़्यादा जरूरी हैं ये मुझे लगता नहीं कि मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है। ठीक है। तो अगर मौसम भी नहीं होते ना तो पृथ्वी पर जीवन बहुत ही मुश्किल होता, या फिर होता ही नहीं। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।